हेलो एवरीवन, वेलकम टू इकोनॉमिक्स क्लासेस। आई एम प्रियंका। आज हम डिस्कस करेंगे मैक्रो इकोनॉमिक्स का पार्ट 2 मैराथन का। आज की क्लास में हम कंप्लीट मैक्रो इकोनॉमिक्स को पढ़ लेंगे और उसके बाद हम जो स्टार्ट करेंगे वो पब्लिक इकोनॉमिक्स करेंगे। देखो, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट की भी डिमांड आ रही थी, लेकिन एक चीज मैंने ये ऑब्जर्व की है कि जैसे अभी HPSC असिस्टेंट प्रोफेसर का एग्जाम हुआ है, उसमें आपने देखा कि पब्लिक इकोनॉमिक्स से कितने ज्यादा क्वेश्चन आए थे। तो पब्लिक इकोनॉमिक्स को वेटेज मिल रही है। ऑल्दो आप ये समझोगे कि शायद यूजीसी नेट के पेपर में नहीं मिलती इतनी वेटेज, बट यहाँ से देखो, एक तो शॉर्ट क्लास होगी, यहाँ पे जल्दी कवर हो जाएगी, तो एक दिन में आपका पब्लिक इकोनॉमिक्स पूरा कवर हो जाएगा। और मैंने अभी तक इसके MCQ भी दोनों के नहीं करवाए हैं। और उसके बाद हम ग्रोथ एंड डेवलपमेंट को थोड़ा सा टाइम लेके करेंगे, क्योंकि यहाँ से थोड़ा सा डिटेल में आता है। पब्लिक इकोनॉमिक्स में चीजें जो है वो ऊपर ऊपर से आती हैं, तो फिर भी हम उस चीज को कवर कर लेंगे जल्दी। लेकिन अगर आप ग्रोथ एंड डेवलपमेंट की बात करें तो उसमें हमें थोड़ा सा डिटेल में करना पड़ेगा, और उसमें 2 क्लासेस तो आपकी लगेंगी ही लगेंगी, 3 भी हो सकती हैं, बट 2 तो आई एम श्योर कि ग्रोथ एंड डेवलपमेंट की मैराथन होगी ही होगी। ठीक है, सो यस, थैंक यू वेरी मच एवरीवन कि आप इतना सपोर्ट कर रहे हो। एंड स्टार्ट करते हैं। एक तो देखो, एक ऑड रेशो का एक क्वेश्चन था कल, जब मैराथन थी तो उसमें एक क्वेश्चन आया था कि मैम ऑड रेशो नहीं समझ में आया कि कैसे, क्या 1 to 0। देखो, ऑड रेशो मतलब हमने क्या निकाला था कि सक्सेस अपॉन फेलियर से हम डिफाइन करते हैं। अगर आप सक्सेस को मान रहे हो 0, तो इसका मतलब आप फेलियर को क्या मानोगे 1। और वाइस वर्सा हम क्या कर सकते हैं कि अगर हम सक्सेस को 1 मान रहे हैं तो फेलियर को हमें क्या मानना पड़ेगा 0। ऑड रेशो अगर हम बताएं, जैसे मान लो कि मैंने माना कि सक्सेस आएगी तो 0 और फेलियर आएगा तो 1, ये हमने एज्यूम करा। तो देखो, ऑड रेशो जैसे आपका 0 से सॉरी, अगर आपका ऑड रेशो डिक्रीज हो रहा है, जैसा कि क्वेश्चन आया था, ऑड रेशो डिक्रीजेस फ्रॉम 1 to 0। अगर 1 से 0 की तरफ जा रहा है तो मतलब 0 की तरफ जा रहा है ना, 0 की तरफ जा रहा है। तो जैसे अगर हम ये मान लेते हैं कि अगर 0 की तरफ जा रहा है, तो थोड़ा सा अगर हम ये सोचें, इस चीज को हम ना सोच के अगर सिर्फ ये चीज सोचें कि अगर आपकी कोई चीज 1 से 0 की तरफ जा रही है तो वो क्या जा रही है, नेगेटिव जा रही है। जस्ट मैं एक आपको याद कराने के लिए सिंपल लैंग्वेज में बता रही हूँ। अगर आपके पास ऐसा कोई न्यूमेरिकल क्वेश्चन है ना, कि कहीं पे सॉल्व कर रखा है या कोई क्वेश्चन है, तो आप मुझे वो इंस्टाग्राम पे शेयर कर देना, मैं उस क्वेश्चन को सॉल्व करा दूंगी। लेकिन अगर आपका ऑड रेशियो हो रहा है फ्रॉम डिक्रीजेस फ्रॉम 0 to 1, इंक्रीजेस फ्रॉम 0 to 1, 1 से 1 तक पहुंच रहा है, तो इसका मतलब क्या हो रहा है, वो आपका पॉजिटिव हो रहा है। तो वहां पे आंसर आपका क्या होगा, पॉजिटिव होगा। अगर 1 से 0 की तरफ डिक्रीज हो रहा है, कम जा रहा है, तो वो तब आपका आंसर क्या होगा, नेगेटिव होगा। ये चीज थोड़ी ध्यान रखना। और देखो, जैसे मैंने बताया था कि जैसे हमने माना था कि सक्सेस को 0 और फेलियर को 1, जैसे मैंने वो जो चार्ट बताया था उसमें क्या बोला था, और फिर अगर सक्सेस को 1 और फेलियर को मैं 0 मान रही हूँ, तो उस केस में क्या होगा। देखो, ZI हमने निकाला, और ZI के लिए हमने क्या बोला, सक्सेस अपॉन फेलियर। तो सक्सेस अपॉन फेलियर हमारा यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे हमारा माइनस इन्फिनिटी होगा, माइनस में आंसर जाएगा, क्योंकि हम किसकी तरफ बढ़ रहे हैं, हम फेलियर की तरफ बढ़ रहे हैं। और अगर हम सक्सेस की तरफ बढ़ रहे हैं, मतलब 0 से 1 सक्सेस पे अगर हम आ रहे हैं, अगर हमने सक्सेस को दे दिया, तो वो आपका क्या होगा, वो आपका पॉजिटिव इन्फिनिटी में आंसर होगा। क्लियर है? और फिर भी अगर डाउट है तो मुझे बताना। ओके, बस तो इतनी सी चीज ध्यान रखो कि जैसे आपका ऑड रेशियो डिक्रीज होता है ना, 1 से लेके 0 तक अगर आपका ऑड रेशियो जा रहा है, वो नेगेटिव की तरफ जा रहा है, तो लॉजिट क्या बनेगा, वो लॉजिट आपका क्या बनेगा, नेगेटिव बनेगा। ओके, तो नाउ लेट्स बिगिन विद क्वेश्चन, नेक्स्ट टॉपिक। हम ISLM मॉडल करेंगे, आज अच्छे से करेंगे पूरा। मैं आपको क्रोनोलॉजी में समझाऊंगी कि जैसे अगर आपका IS राइट की तरफ शिफ्ट हुआ तो फिर क्या होगा, आपके क्या क्या चेंजेस आएंगे, वो सारे हम अच्छे से समझेंगे। उसके बाद हम ये फिलिप्स का और रियल बिजनेस साइकिल्स के जो मॉडल्स हैं, सारे के सारे, मतलब सारा आज कोशिश करेंगे कि पूरी की पूरी मैक्रो इकोनॉमिक्स हमारी जो है वो कंप्लीट हो जाए। देखो, ISLM मॉडल की बात करें तो 4 लोग हैं यहाँ पे इन्वॉल्व। केन्स है, हिग्स है, मोंडल फ्लेमिंग का मॉडल है, और डॉन बुश ओवरशूटिंग मॉडल है। अकेला डॉन बुश ओवरशूटिंग मॉडल है जो लॉन्ग रन डायनामिक्स की बात करता है। अगर मोंडल फ्लेमिंग की बात करें तो ये भी शॉर्ट रन डायनामिक्स में है, और आगे मैं इसको और भी डिफाइन करूंगी। और हिग्स की अगर हम बात करें तो उसने फॉर्मलाइज किया केन्स की जनरल थ्योरी को ग्राफिकल वर्जन में। केन्स ने जो है कोई लिंकेज नहीं बताया गुड मार्केट बॉन्ड मार्केट, मतलब इसमें गुड मार्केट एसेट मार्केट में कोई लिंकेज जो है वो डिफाइन नहीं किया, हालांकि उसने ये अलग अलग बता दिया कि ये है। बट हिग्स ने 6 महीने बाद ही केन्स के ग्राफिकल वर्जन दिया, और उसने इंटीग्रेट किया गुड मार्केट को और लेबर मार्केट को, मतलब ISLM को उन्होंने इंटीग्रेट करके दिखाया, ग्राफिकली शो किया। तो ये हमारा जो डिफरेंस है तीनों मार्केट्स, तीनों चारों लोगों ने जो ISLM पे काम किया उसके बारे में है। अब हम स्टार्ट करते हैं सबसे पहले IS कर्व के बारे में। देखो,
सिंपल अगर हम बात करें, IS मतलब हमारा इन्वेस्टमेंट सेविंग कर्व, और यहाँ पे इक्विलिब्रियम पॉइंट कहाँ शो होता है, जहाँ पे हमारी गुड मार्केट इक्वल है। मतलब IS कर्व आपको डिफाइन करता है गुड मार्केट के बारे में, और LM कर्व आपको जो डिफाइन करता है वो डिफाइन करता है मनी मार्केट के बारे में। IS की अगर हम बात करें, देखो यहाँ पे रियल इनकम और रियल इंटरेस्ट रेट, प्राइस आपके कांस्टेंट, आई इंटरेस्ट रेट आपका एक एंडोजीनियस वेरिएबल है, उस तरीके से कंसीडर किया जाएगा। अगर हम IS की बात करें तो IS हमारा एक फ्लो वेरिएबल कंसीडर होता है, और LM हमारा क्या होता है, एक स्टॉक वेरिएबल कंसीडर होता है। मनी सप्लाई हमारा एक स्टॉक कंसेप्ट है, उस हिसाब से अगर टोटल हम बोले कि ISLM क्या है, ISLM स्टॉक और फ्लो वेरिएबल है। ओके, 3 एक्सोजीनियस वेरिएबल्स हैं यहाँ पे, लिक्विडिटी, इन्वेस्टमेंट और आपकी कंजम्पशन। लिक्विडिटी, इन्वेस्टमेंट और कंजम्पशन ये आपके क्या है, एक्सोजीनियस वेरिएबल है। जो आपकी लिक्विडिटी डिटरमाइन होगी वो किसके बेसिस पे होगी, कि आपका साइज और वेलोसिटी ऑफ मनी सप्लाई आपकी कितनी है, उस बेसिस पे आपकी लिक्विडिटी जो है वो डिफाइन होगी, कि आपकी कितनी मार्केट में क्या है, लिक्विडिटी है। लिक्विडिटी का मतलब क्या होता है, हिंदी में देखें तो तरलता, कि मतलब कितनी जल्दी जो है कैश में कन्वर्ट हो जाती हैं चीजें। लिक्विडिटी का मतलब जो है वो यही होता है, ठीक है, कि कौन सी चीज हम कितनी जल्दी कैश में जो है वो एक्सचेंज कर सकते हैं। देन जो है हमारी लिक्विडिटी की बात होगी। अच्छा एक सेकेंड रुकना, शायद मैं अभी रिकॉर्ड कर रही हूँ, शायद असिस्टेंट प्रोफेसर की जो आंसर की है वो आपकी आ गई है, तो मैं एक बार वो टेलीग्राम पे शेयर कर देती हूँ। अभी रिकॉर्डिंग करते करते ही मुझे ये जो है आंसर की नोटिफिकेशन आई है, तो मैं इसको आप लोगों के साथ एक बार शेयर कर दूं, फिर हम आगे कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। मैसेज भी डाल देती हूँ, आंसर की HPSC असिस्टेंट प्रोफेसर। ओके, सो जिसका भी मार्क्स जैसे भी हैं तो वो आप शेयर करना, ठीक है, कि कितने मार्क्स आ रहे हैं। नाउ अब हम कंटिन्यू करते हैं आगे। ओके, यस, यहाँ तक हमने कर लिया। हाँ, लिक्विडिटी डिटरमाइन होगी साइज और वेलोसिटी ऑफ मनी से, मतलब लिक्विडिटी का मतलब कि कितनी जल्दी आप किसी चीज को कैश में एक्सचेंज कर सकते हो। इन्वेस्टमेंट किससे डिफाइन होगी, मार्जिनल डिसीजन से। मार्जिनल डिसीजन मतलब इन्वेस्टमेंट होगी अकॉर्डिंग टू मार्जिनल एफिशिएंसी ऑफ कैपिटल। हमने कल भी डिस्कस किया था कि उस कैपिटल की क्या 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 मार्जिनल एफिशिएंसी है। और वहीं अगर हम कंजम्पशन की बात करें तो वो किससे डिफाइंड होंगी, मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम से डिफाइन होगी, कि मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम आपकी कितनी है। ओके, सो नेक्स्ट अगर हम बात करें आगे, यस अगर हम इसके अजम्पशंस के बारे में डिस्कस करें तो देखो, सबसे पहले अजम्पशंस आप बिल्कुल याद रखना, अजम्पशंस से क्वेश्चन आते हैं तो यहाँ गलती मत करना। शॉर्ट रन है, हमें पता है, हमने अभी स्टार्टिंग में डिस्कस किया। प्राइसेस और वेजेस क्या है, फिक्स्ड है, ये बाहर आ जाते हैं, इसका मतलब क्या होती है, ये चीजें फिक्स्ड है। अगर एग्रीगेट डिमांड इंक्रीज हो रहा है तो आउटपुट भी आपका क्या होगा, इंक्रीज होगा। एग्रीगेट सप्लाई आपकी क्या है, एक इलास्टिक है, परफेक्टली इलास्टिक मानी जाएगी आपकी एग्रीगेट सप्लाई। प्राइसेस आर कांस्टेंट एज वी नो। एंड दो एंडोजीनियस वेरिएबल है, दो एंडोजीनियस वेरिएबल कौन कौन से हैं, एक तो आपका आउटपुट लेवल, एंडोजीनियस और एक्सोजीनियस में मैं डिफरेंस आपको बता चुकी हूँ, ठीक है। एक आपका क्या है आउटपुट लेवल, और दूसरा आपका क्या है इंटरेस्ट रेट। एक आउटपुट लेवल है और दूसरा क्या है आपका इंटरेस्ट रेट क्या है। होमोजीनियस गुड्स है, क्लोज्ड इकोनॉमी है, एग्रीगेट डिमांड होगी आपकी, एग्रीगेट डिमांड किसके इक्वल होगी, कंजम्पशन, इन्वेस्टमेंट और गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर। तो देखा आपने रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड यहाँ पे नहीं लिया गया, तो इसका मतलब क्या है कि ये क्या है, एक क्लोज्ड इकोनॉमी है, ठीक है। एमपीसी आपका लाई करेगा 0 to 1 के बीच में आपकी एमपीसी होगी। कंजम्पशन फंक्शन जो होगा वो क्या होगा आपका, लीनियर होगा। पॉजिटिव फंक्शन होगा डिस्पोजेबल इनकम का, लीनियर होगा, और जैसे जैसे आपकी इनकम जो है इंक्रीज होगी वैसे वैसे आपकी कंजम्पशन भी क्या होगी, इंक्रीज होगी। बट वहीं अगर हम इन्वेस्टमेंट की बात करें तो इन्वेस्टमेंट देखो, आई इज इक्वल टू आई बार माइनस बी आई प्लस बीटा वाई। इसका मतलब इनकम के साथ इन्वेस्टमेंट क्या है, पॉजिटिवली रिलेटेड है। पॉजिटिव साइन दिख रहा होगा कि जैसे जैसे आपकी इनकम इंक्रीज होगी वैसे वैसे आपकी इन्वेस्टमेंट भी इंक्रीज होगी। बीटा ग्रेटर देन 0 है, मतलब मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू इन्वेस्ट जो है वो डिफाइन होगी अकॉर्डिंग टू द इनकम। इनकम ज्यादा, इन्वेस्टमेंट ज्यादा।
ओके लेकिन वहीं अगर हम इन्वेस्टमेंट की बात करें इंटरेस्ट रेट के साथ, तो इंटरेस्ट रेट के साथ कैसा है, ये नेगेटिवली रिलेट करता है। जितनी ज्यादा आपका इंटरेस्ट रेट होगा उतनी ही कम आपकी इन्वेस्टमेंट होगी, क्योंकि उस हिसाब से आपकी जो कॉस्ट ऑफ कैपिटल है वो बढ़ रही है, और जितनी ज्यादा कॉस्ट ऑफ कैपिटल होगी उतना ही कम इन्वेस्ट करेगा इंसान। एक्सोजीनियस हमारे पास क्या है, गवर्नमेंट स्पेंडिंग और टैक्सेस, ये आपके क्या है, एक्सोजीनियस वेरिएबल है। दो ही मार्केट है, एक गुड मार्केट है, एक मनी मार्केट है। एंडोजीनियस हमने अभी बोला कि एंडोजीनियस आपके दो वेरिएबल है, आउटपुट है और इंटरेस्ट रेट है। आउटपुट एंड इंटरेस्ट रेट, ये आपके क्या है, ये आपके एंडोजीनियस है। गवर्नमेंट स्पेंडिंग टैक्सेस ये सब क्या है, आपकी एक्सोजीनियस है। अब देखो आईएएस को मैंने डिराइव करके कि आईएएस कैसे बनेगा, ये तो इतना इंपॉर्टेंट है नहीं, क्योंकि ऐसा कोई क्वेश्चन आएगा नहीं, बट जो इंपॉर्टेंट है वो चीज मैं आपको बताती हूँ। देखो अगर आपका इंटरेस्ट रेट 2% से कम हो रहा है, मान के चलो, ये लाइट पेन है क्या, इंटरेस्ट रेट आपका 2% से कम हो रहा है, तो आपकी इन्वेस्टमेंट जो है ज्यादा बढ़ चेंज आ रहा है, इन्वेस्टमेंट में 80 का चेंज आ रहा है, तो ये आपकी क्या है, इलास्टिक इन्वेस्टमेंट, मतलब आपका आईएएस कर्व इलास्टिक बनेगा, फ्लैटर बनेगा। लेकिन इन्वेस्टमेंट के कम होने से आपकी इन्वेस्टमेंट में उतना चेंज नहीं आ रहा, सिर्फ 15 का ही चेंज आ रहा है, तो मतलब आपकी इन्वेस्टमेंट जो है वो लेस सेंसिटिव है, मतलब वो ज्यादा चेंज नहीं दिखाती। इंटरेस्ट रेट के चेंज होने से इन इलास्टिक इन्वेस्टमेंट होगी, आईएएस आपका क्या बनेगा, स्टीपर बनेगा। कहने का मतलब क्या है, अगर आपकी इलास्टिक इन्वेस्टमेंट है, मतलब इंटरेस्ट रेट टू सेंसिटिव है फॉर इन्वेस्टमेंट, अगर टू सेंसिटिव है तो वो परफेक्टली इलास्टिक बनेगा, आईएएस आपका कंप्लीटली इस तरीके से बनेगा, परफेक्टली इलास्टिक, फ्लैटर। वहीं अगर हम इन इलास्टिक की बात करें तो इसका मतलब है इंटरेस्ट रेट नॉट सो सेंसिटिव, मतलब वो ज्यादा चेंजेस नहीं दिखाता है। इंटरेस्ट रेट के चेंज होने से हमारी इन्वेस्टमेंट में ज्यादा चेंजेस नहीं आते या आते ही नहीं है, तो उस केस में हम अगर परफेक्टली इनइलास्टिक के मतलब चेंजेस नहीं आते हैं, तो आईएएस आपका क्या बनेगा, स्टीपर बनेगा। ठीक है, ये चीज क्लियर है। उसके बाद अगर हम इसके अलजेब्रिक डेरिवेशन की बात करें तो देखो 2 सेक्टर मॉडल भी है आपका, 3 सेक्टर मॉडल भी है आपका, 4 सेक्टर मॉडल भी है। अगर 2 सेक्टर मॉडल है तो एग्रीगेट डिमांड सिर्फ किसके बराबर होगी, कंजम्पशन प्लस इन्वेस्टमेंट के बराबर। वही हमने इन्वेस्टमेंट को क्या बोला कि आई बार माइनस बाई आई, सॉरी बीटा आई, बीटा आई इंटरेस्ट रेट के साथ नेगेटिवली रिलेटेड है, तो अगर हम वाई वाली टर्म्स को एक साइड ले आए और ये बीटा आई करके अगर हम इंटरेस्ट रेट निकालें, तो उस हिसाब से हमारा ये जो है वो फॉर्मूला बनेगा। ऐसे ही अगर अगर आपका 3 सेक्टर मॉडल है तो आप इसमें गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर वो राइट कर लो, 4 सेक्टर मॉडल है तो एक्सपोर्ट इंपोर्ट वो राइट कर लो, फॉर्मूला हमारा बेसिक फॉर्मूला जो होगा वो यही होगा। ओके अगर हम इस बीटा की बात करें तो इस बीटा का मतलब क्या, हमने अभी समझा कि सेंसिटिविटी ऑफ इन्वेस्टमेंट विद रिस्पेक्ट टू इंटरेस्ट रेट, इंटरेस्ट रेट के रिस्पेक्ट में हमारी सेंसिटिविटी क्या है इन्वेस्टमेंट की, कि इन्वेस्टमेंट किस हिसाब से चेंज होगा। अगर M1 माइनस सी की बात करें इसकी, तो इसका मतलब क्या है, ये आपका क्या है, एमपीसी, 1 माइनस एमपीसी मतलब एमपीएस है आपका, सी बार आपकी कंजम्पशन है, आई बार आपकी इन्वेस्टमेंट है, और ये लोग क्या है, ऑटोनोमस है, इंड्यूस नहीं है, ऑटोनोमस है। ठीक है, ये चीज आपको डिफाइन करती है वर्टिकल इंटरसेप्ट, और ये जो है आपको डिफाइन करता है, वो आपको डिफाइन करता है स्लोप के बारे में, कि ये डिफाइन करता है कि आईएएस का स्लोप कैसा बनेगा। अगर हम 3 सेक्टर मॉडल की बात करें तो मतलब हमने कंजम्पशन, इन्वेस्टमेंट, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर तीनों ले लिया, और फिर उसके हिसाब से जो है फॉर्मूला डिराइव किया, वर्टिकल इंटरसेप्ट देखा, स्लोप देखा, जहां जहां बार है उसको हम एक समझने के लिए हमने उसको ऑटोनोमस मान लिया, सारी चीजें ऑटोनोमस है तो एक के ऊपर बार लगा के हम फॉर्मूला जो है वो इस तरीके से भी लिख सकते हैं कि हम कंप्लीट इंटरसेप्ट को, अगर 4 सेक्टर मॉडल की बात करें, एक्सपोर्ट इंपोर्ट ऐड कर दिया, कंप्लीट जो है वर्टिकल इंटरसेप्ट को हमने ए बार ले लिया। ठीक है, और स्लोप ये हमारा ये चीज किसको डिफाइन करती है, स्लोप को डिफाइन करती है। तो देखो अगर आपका ए बार इंक्रीज होगा मतलब आपकी कंजम्पशन इंक्रीज हो गई, इन्वेस्टमेंट इंक्रीज हो गई, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर इंक्रीज हो गया, एक्सपोर्ट इंक्रीज हो गया और इंपोर्ट आपका कम हो गया, तो आपका जो आईएएस है वो किस साइड शिफ्ट करेगा, वो आपका राइटवर्ड शिफ्ट करेगा। ठीक है, लेकिन वहीं आपकी कंजम्पशन कम हो गई, इन्वेस्टमेंट कम हो गई, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर कम हो गया, एक्सपोर्ट कम हो गया और इंपोर्ट बढ़ गया, तो उस केस में आपका जो आईएएस है वो किस साइड शिफ्ट करेगा, लेफ्टवर्ड शिफ्ट करेगा। ये आपके राइटवर्ड और लेफ्टवर्ड को जो है वो शो करता है। अगर ए बार में चेंज आता है तो उससे आपका आईएएस या तो राइटवर्ड शिफ्ट करता है या फिर लेफ्टवर्ड शिफ्ट करता है। लेकिन वहीं अगर आपके स्लोप की बात करें, इनकी बात करें, तो ये डिफाइन करता है कि आपका आईएएस फ्लैट बनेगा या फिर स्टीप बनेगा, वो इस चीज को डिफाइन करता है। ऑल्दो अगर आपने मैक्रो इकोनॉमिक्स की पीवाईक्यू सीरीज जो की है उसमें भी मैंने आपको ये चीज जो है वो अच्छे से बताई है कि किस वेरिएबल के चेंज होने से आईएएस स्टीप बनेगा कि फ्लैट बनेगा। ओके आसान भाषा में समझने के लिए अगर हम कहें, अगर ये वाली टर्म आपकी इंक्रीज हो रही है तो स्टीप, अदर देन वाइस वर्सा।
अगर ये वाली टर्म सेंसिटिविटी ऑफ इन्वेस्टमेंट विद रिस्पेक्ट टू इंटरेस्ट रेट ये इंक्रीज हो रहा है तो वो आपका बनेगा किस हिसाब से, उस हिसाब से आपका बनेगा फ्लैट। ये मैंने बना के भी दिखा के, ये फ्लैट है, ये स्टीप है, ठीक है। अगर आपका एमपीसी इंक्रीज हो रहा है, मतलब आपकी कंजम्पशन इंक्रीज हो रही है, तो आपका आईएस फ्लैट बनेगा। कंजम्पशन डिक्रीज हो रही है तो आईएस स्टीप बनेगा। एमपीसी के अपोजिट क्या हो गया आपका एमपीएस। सेविंग अगर बढ़ जाती है तो सेविंग बढ़ने से आपका आईएस स्टीप बनेगा, और कम हो जाती है तो क्या बनेगा, फ्लैट बनेगा। वहीं अगर आप मल्टीप्लायर की बात करें तो मल्टीप्लायर पॉजिटिवली रिलेट होता है, तो मल्टीप्लायर बढ़ेगा तो फ्लैट होगा आईएस, और मल्टीप्लायर कम होगा तो हमारा आईएस स्टीप बनेगा। वहीं अगर हम बीटा की बात करें, मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू इन्वेस्ट की बात करें, तो मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू इन्वेस्ट जितना ज्यादा उतना फ्लैट, जितना कम उतना स्टीप। मार्जिनल रेट ऑफ टैक्स की बात करें तो ये अगर आपका इंक्रीज हो रहा है तो स्टीप, और अगर डिक्रीज हो रहा है तो क्या बनेगा, फ्लैट बनेगा। मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू इंपोर्ट की बात करें तो अगर आपका इंपोर्ट बढ़ रहा है तो स्टीप, और कम हो रहा है तो क्या होगा, फ्लैट होगा। ठीक है, ये चीज मैंने वहां पे भी बताई है, यहाँ पे भी बता रही हूँ। ये चीज मैंने आपको बताई दी कि राइट वर्ड शिफ्ट कब होगा और लेफ्ट वर्ड शिफ्ट कब होगा। ठीक है, एप्रिसिएशन, अगर करेंसी हमारी अप्रिशिएट कर रही है, अप्रिशिएट का मतलब क्या है कि अगर $1 50 में है और वही $1 अब कितना हो गया, अप्रिशिएट हमारी वैल्यू कर गई, तो मतलब हो गई 40 मान के चलो। तो ये कहने का मतलब क्या है कि $1 में पहले कोई इंसान 50 रुपए की चीज खरीद के लेके जाता था, अब वो इंसान सिर्फ कितने की लेके जा रहा है, सिर्फ 40 की लेके जा पा रहा है। तो हमारे एक्सपोर्ट्स क्या हो जाएंगे, इससे कम हो जाएंगे, और इम्पोर्ट क्या हो जाएंगे, बढ़ जाएंगे। पहले मुझे $1 के लिए 50 रुपए देने पड़ रहे थे, अब मुझे $1 के लिए 40 रुपए देने पड़ रहे हैं, तो मैं बाहर से सामान ज्यादा खरीदूंगा ना, तो इम्पोर्ट हमारे डोमेस्टिकली बढ़ जाएंगे और एक्सपोर्ट क्या हो जाएंगे, कम हो जाएंगे। तो अगर एक्सपोर्ट कम हो गए और इम्पोर्ट बढ़ गए तो हमारा आईएस किस साइड शिफ्ट करेगा, लेफ्टवर्ड शिफ्ट करेगा। वहीं अगर हम डेप्रिसिएशन की बात करें, मतलब $1 अगर 50 का है और वही $1 आपका 60 का हो गया, तो कहने का मतलब क्या है कि जैसे मान लो कोई फोनर है, वो $1 में पहले 50 रुपए की चीज लेके जाता था, अब वही फोनर $1 में 60 रुपए की चीज लेके जा रहा है, तो उसके लिए फायदा हो गया ना, तो एक्सपोर्ट्स क्या हो गए, बढ़ गए। लेकिन हमें पहले $1 के लिए 50 देने पड़ते थे, अब उसी $1 के लिए 60 देने पड़ रहे हैं, तो हमारे इंपोर्ट्स क्या हो जाएंगे, कम हो जाएंगे। एक्सपोर्ट ज्यादा, इंपोर्ट कम, तो हमारा आईएस किस साइड शिफ्ट करेगा, राइटवर्ड शिफ्ट करेगा। ये चीजें जो है बेसिक है, ये चीजें आपको समझ में आ गई होगी। अब अगर हम assumptions की बात करें, एलएम कर्व की, एलएम कर्व मतलब हमारा मनी मार्केट, और ये हमारा क्या है, स्टॉक कंसेप्ट है, ये हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया। आईएस हमारा क्या है, फ्लो कंसेप्ट है। मनी सप्लाई एक्सोजीनियसली डिटरमाइन होगी बाय द आरबीआई। रियल मनी डिमांड डिपॉजिट होगा, पॉजिटिवली रिलेट करेगा आउटपुट के साथ, और नेगेटिवली वही रिलेट करेगा इंटरेस्ट रेट के साथ। मनी डिमांड किसके इक्वल है, केवाई माइनस एचआई। ठीक है, मनी डिमांड फॉर ट्रांजेक्शन, प्रिकॉशनरी, स्पेकुलेटिव, ये हम ऑलरेडी कर ही चुके हैं। और मनी सप्लाई को मनी डिमांड के साथ अगर हम इक्वल करेंगे तो उस केस में हमारा जो है इक्विलिब्रियम आ जाएगा। अब यहाँ पे इस के का मतलब क्या है, के का मतलब क्या है, सेंसिटिविटी ऑफ मनी डिमांड विद रिस्पेक्ट टू इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट के हिसाब से हमारी मनी डिमांड कितनी होगी। एच का मतलब क्या है, सेंसिटिविटी ऑफ मनी डिमांड विद रिस्पेक्ट टू इंटरेस्ट रेट। इंटरेस्ट रेट के साथ हमारी सेंसिटिविटी कितनी होगी। पीवाई का मतलब क्या है, हमारी इनकम। और के का मतलब क्या है, प्रोपोर्शन ऑफ इनकम विच पीपल वांट टू होल्ड इन कैश, वो जो कैश की फॉर्म में रखना चाहते हैं, उसका मतलब है ये। अब हमने मनी सप्लाई और मनी डिमांड को क्या कर दिया, इक्वेट कर दिया। मनी सप्लाई मनी डिमांड को इक्वेट करने के बाद हमने आई जो निकाला वो क्या निकाला, माइनस एम एस मनी सप्लाई बार ऑटोनोमस डिवाइडेड बाय पी एच प्लस के वाई अपॉन एच। अब मैं बार बार बताऊंगी नहीं कि एच का मतलब और के का मतलब क्या है, ये मैं ऑलरेडी बता दिया ना यहाँ पे। सो देखो, ये आपका क्या है, वर्टिकल इंटरसेप्ट, ये आपका क्या डिफाइन करेगा, स्लोप को डिफाइन करेगा। अगर आपकी देखो, अगर आपके एच इंक्रीज हो रहा है, एच इंक्रीज हो रहा है तो एल एम आपका फ्लैट बनेगा, और डिक्रीज हो रहा है तो क्या बनेगा, स्टीप बनेगा। यही चीज मैंने बी के लिए भी बताई थी। हमारा ये बी जो है, बी नीचे था, सेंसिटिविटी ऑफ इन्वेस्टमेंट विद रिस्पेक्ट टू इंटरेस्ट रेट। मैंने क्या बोला था, अगर ये बी आपका इंक्रीज हो रहा है तो आपका आईएस जो है वो फ्लैट बनेगा। अब वही चीज ध्यान रखो कि ये एच भी नीचे ही है, अगर ये एच इंक्रीज हो रहा है तो ये फ्लैट बनेगा, डिक्रीज हो रहा है तो स्टीप बनेगा। समझाने के लिए बता रही हूँ सिर्फ कि याद रहे चीजें। के की अगर हम बात करें, अगर के इंक्रीज हो रहा है तो स्टीप बनेगा, डिक्रीज हो रहा है तो फ्लैट बनेगा। वहीं अगर हमने इसके ऊपर क्या टर्म थी, 1 माइनस सी 1 माइनस टी, ये वाली टर्म थी, और उसमें भी हमने बोला था कि अगर ये टर्म इंक्रीज हो रही है तो वो क्या बनेगी, स्टीप बनेगी। तो ध्यान रखना, ये जब ऊपर वाली टर्म इंक्रीज होती है तो स्टीप बनता है, और ये जो नीचे वाली टर्म अगर इंक्रीज हो रही है, मतलब न्यूमरेटर डिनोमिनेटर अगर ये इंक्रीज हो रहा है तो वो क्या बनेगा, वो आपके कर्व को जो है वो फ्लैट बनाएगा। ठीक है, आईएसएलएम रियल आउटपुट रियल इंटरेस्ट रेट की बात करते हैं, नॉमिनल आउटपुट नॉमिनल इंटरेस्ट रेट, दोनों तरीके से आ जाए, दोनों ही हमारे क्या है, सही है। देखो, नॉर्मल सी बात है, अगर आपका मनी सप्लाई इंक्रीज होगा तो एलएम आपका क्या होगा, राइटवर्ड शिफ्ट होगा। ठीक है, अगर आपका डिक्रीज होगा तो एलएम आपका क्या होगा, एलएम आपका
लेफ्टवर्ड शिफ्ट होगा। ये IS है, ये LM है, सॉरी मैं हमेशा गलत क्यों बना रही हूँ। तो LM आपका किस साइड शिफ्ट होगा, लेफ्टवर्ड शिफ्ट होगा। वहीं अगर आपके प्राइस डिक्रीज होते हैं, प्राइस और प्राइस एक्सपेक्टेशन जस्ट अपोजिट है, ये चीज ध्यान रखना कि क्वेश्चन में आपसे प्राइस पूछा गया है कि प्राइस एक्सपेक्टेशन पूछी गई है, क्वेश्चन आ चुका है कि अगर आपकी प्राइस एक्सपेक्टेशन बढ़ती है तो वो आपके LM को राइटवर्ड शिफ्ट करेगी, और प्राइस एक्सपेक्टेशन आपकी कम होती है तो वो आपके LM को लेफ्टवर्ड शिफ्ट करेगी। वहीं अगर हम प्राइस की बात करें सिर्फ कि अगर प्राइस डिक्रीज होता है तो वो राइटवर्ड शिफ्ट जाएगा, अगर प्राइस इंक्रीज होता है तो वो किस साइड शिफ्ट होगा, लेफ्टवर्ड शिफ्ट होगा। रीवैल्यूएशन तो राइटवर्ड, डीवैल्यूएशन तो लेफ्टवर्ड। जैसा कि हमने अभी एप्रिसिएशन डेप्रिसिएशन किया ना ये सब में, वही सेम चीज है। तो इससे हमारा राइटवर्ड और लेफ्टवर्ड जो है वो शिफ्ट होगा। अब यहाँ से दो तीन चीजें हो रही है जहां से क्वेश्चन जो है वो आते हैं, वो मैं आपको और बताती हूँ। देखो, अगर हम बात करें इन्वेस्टमेंट डज नॉट डिपेंड ऑन इंटरेस्ट रेट, अगर आपकी इन्वेस्टमेंट इंटरेस्ट रेट पे डिपेंड ही नहीं करती तो आपका ये इंटरेस्ट रेट कितना भी हो आपकी इन्वेस्टमेंट सेम रहेगी। तो IS का जो कर्व है वो क्या बन रहा है, स्टीप बन रहा है, लेकिन LM पे इस चीज से कोई भी इफेक्ट नहीं होगा। वहीं अगर हम बात करें मनी डिमांड डज नॉट डिपेंड ऑन इंटरेस्ट रेट, तो मनी डिमांड है ना, तो मतलब किसकी बात कर रहे हैं, LM की। और अगर वो इंटरेस्ट रेट पे डिपेंड नहीं कर रही तो वो कितना भी हो जाए आपका जो है ये जो है वो स्टीप बनेगा, वर्टिकल बनेगा कंप्लीटली, और IS पे कोई भी इफेक्ट नहीं होगा। वहीं अगर हम बात करें मनी डिमांड डज नॉट डिपेंड ऑन इनकम, इनकम पे डिपेंड नहीं करती, ठीक है, ये हमारी कितनी भी हो हमारी वही उतनी ही है, सेम टू सेम। तो ये LM क्या बन रहा है, हॉरिजेंटल बन रहा है। अगर क्वेश्चन आ जाए और डायग्राम बना के देखना तब आपको आंसर पता चल जाएगा। वहीं अगर हम बात करें कि मनी डिमांड एक्सट्रीमली सेंसिटिव है टू द इंटरेस्ट रेट, तो इसका मतलब IS पे तो कोई इफेक्ट नहीं है, लेकिन LM आपका क्या बनेगा, टू सेंसिटिव है ना, परफेक्टली इलास्टिक बनेगा। ओके, अगर इनकम पे डिपेंड नहीं कर रहा तो भी ये परफेक्टली इलास्टिक है, अगर ये एक्सट्रीमली सेंसिटिव है टू द इंटरेस्ट रेट तो भी ये इलास्टिक होगा, ठीक है। उसके बाद हिक्सियन ISLM अगर फ्रेमवर्क की बात करें तो ये जो फॉर्मूला है, ये फॉर्मूला आप नोट कर लेना एज इट इज, डायरेक्टली फॉर्मूला आता है, पूछा जाता है कि इसमें से फिस्कल पॉलिसी मल्टीप्लायर कौन सी टर्म है और मॉनेटरी पॉलिसी मल्टीप्लायर की कौन सी टर्म है, तो ये फॉर्मूला आप नोट कर लेना, ठीक है। अब यहां से एक चीज जो है कंक्लूजन निकाला, क्या निकाला कि जो केन्जियन है वो आपको बता रहा है, जो केन्जियन है वो आपको बता रहा है किसके बारे में, पार्शियल इक्विलिब्रियम के बारे में, और ये आपके मल्टीप्लायर को ओवरस्टेट कर रहा है, ओवरस्टेटेड मल्टीप्लायर बता रहा है, जितना है उससे ज्यादा मल्टीप्लायर बता रहा है। जबकि हिग्स की अगर हम बात करें ना वहीं उसी पॉइंट पे, तो हिग्स आपको अंडरस्टेट बता रहा है, और हिग्स जो ले रहा है वो ले रहा है I इज इक्वल टू I बार माइनस BI, ये हमने देखा। और सिर्फ केन्स सिर्फ किसको ले रहा है कि आई इन्वेस्टमेंट हमारी सिर्फ क्या है, ऑटोनोमस है। ये हमने बिल्कुल स्टार्टिंग में जब किया था ना तब भी हमने देखा था कि केन्स कहता है इन्वेस्टमेंट हमारी ऑटोनोमस है, जबकि हिग्स कहता है कि इन्वेस्टमेंट ऑटोनोमस के साथ साथ हमारी इंटरेस्ट रेट पे भी डिपेंड करती है, ठीक है, इंड्यूस भी है, दैट्स वाई। अब कंक्लूजन अगर मैं बताऊं आपको तो दोनों चीज में, हिग्स में और केन्स में क्या कंक्लूजन निकल के आता है, देखो ये कंक्लूजन आप नोट भी कर लेना और मैं आपको ऐसे बता भी रही हूँ। क्वेश्चन आ चुका है, और ये क्वेश्चन का मतलब ये मैं समझा करो कि मैं सिर्फ आपको सिर्फ UGC का ही बता रही हूँ, असिस्टेंट प्रोफेसर्स के भी, हिग्स और केन्स की बात करें तो देखो हिग्स ने क्या बोला, केन्स ने क्या बोला, I इज इक्वल टू I बार है, हिग्स की बात करें तो I इज इक्वल टू I बार माइनस BI, इंटरेस्ट रेट के साथ भी है। हिग्स ने जो किया वो अंडरस्टेट किया मल्टीप्लायर का, और केन्स ने क्या किया कि ओवरस्टेटेड द मल्टीप्लायर, ठीक है। हिग्स की बात करें तो इसने जो लिया जनरल इक्विलिब्रियम लिया, जनरल इक्विलिब्रियम, और पार्शियल, केन्स की बात करें तो इसने क्या कहा, पार्शियल इक्विलिब्रियम है। हिग्स ने बोला दैट देयर इज अ क्राउडिंग आउट, ये क्वेश्चन आया था ना कि केन्स ने बोला कि क्राउडिंग आउट या नहीं है, ये असिस्टेंट प्रोफेसर वाले पेपर में चूज द इनकरेक्ट में था ये क्वेश्चन AP का। तो हिग्स ने बोला क्या है, देयर इज अ क्राउडिंग आउट। अब क्राउडिंग आउट का मतलब क्या होता है, जनरली अगर हम समझें सिंपल लैंग्वेज में, तो क्राउडिंग आउट का सिंपल सा मतलब है कि देखो जैसे आपकी गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर बढ़ी, आपके गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर में चेंज आया, वैसे ही इनकम में चेंज आएगा, वैसे ही आपके KPY में चेंज आएगा, वैसे ही आपकी डिमांड मतलब मनी डिमांड में चेंज आएगा, वैसे ही आपकी डिमांड फॉर मनी, ट्रांजेक्शन, प्रिकॉशनरी सबके लिए बढ़ेंगी। लेकिन आपका मनी सप्लाई क्या है, कांस्टेंट है। एज यू नो मनी सप्लाई इज एक्सोजीनियसली डिटरमाइंड बाय द RBI, हमने अभी अभी ये चीज जो है वो डिस्कस की है कि मनी सप्लाई RBI डिटरमाइन करेगा एक्सोजीनियसली। तो मनी सप्लाई तो हमारा क्या हो गया, कांस्टेंट। मनी डिमांड फॉर स्पेकुलेशन है उस टाइम पे फिर हमारी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। अगर मनी डिमांड फॉर स्पेकुलेशन कम हो गई तो हमारा इंटरेस्ट रेट बढ़ जाएगा, इंटरेस्ट रेट बढ़ा तो प्राइवेट इन्वेस्टमेंट नहीं करेगा, वो अपनी इन्वेस्टमेंट को क्या कर देगा, कम कर देगा।
और अगर प्राइवेट पर्सन ने इन्वेस्टमेंट कम करी तो कम लेबर लगाएगा, कम एम्प्लॉयमेंट होगी और उनको कम इनकम मिलेगी, तो वो डिमांड भी क्या करेंगे, कम करेंगे। इससे हमारा आईएस किस साइड शिफ्ट हो जाएगा, एग्रीगेट डिमांड कम है, इन्वेस्टमेंट कम होगी, तो आईएस हमारा किस साइड शिफ्ट करेगा, बैकवर्ड। आई बार ए बार का तो कंपोनेंट है ना कंजम्पशन इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टमेंट कम तो आईएस बैकवर्ड शिफ्ट करेगा। आईएस बैकवर्ड शिफ्ट किया तो इनकम हमारी कम हो जाएगी। मतलब क्या कहता है कि जैसे ही गवर्नमेंट अपना एक्सपेंडिचर बढ़ाती है तो ये सारा प्रोसेस होके क्या पता कंक्लूजन आता है कि प्राइवेट इन्वेस्टमेंट अपनी क्या कर देता है, कम कर देता है। गवर्नमेंट अपना अगर कंक्लूजन में गवर्नमेंट अगर अपना एक्सपेंडिचर बढ़ा रही है तो उससे आपका इंटरेस्ट रेट बढ़ता है, क्योंकि आपकी मनी सप्लाई कांस्टेंट है, एक्सोजीनियसली डिटरमाइंड बाय द आरबीआई एज वी नो, और इंटरेस्ट रेट बढ़ रहा है तो उससे आपकी इन्वेस्टमेंट क्या हो रही है, कम हो रही है। तो क्राउडिंग आउट का मतलब यही है कि गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर प्राइवेट इन्वेस्टर्स को मार्केट से बाहर कर देता है, वो इन्वेस्टमेंट नहीं कर पाते। अब अगर हम हिक्सियन आईएसएलएम फ्रेमवर्क की बात करें तो देखो इसमें क्या क्या चीजें समझने की है, बहुत ध्यान से समझना। 74 मैं आपको इसको अलग से समझाती हूँ, यस, क्योंकि यहाँ पे चीजें आपको समझना भी पड़ेगा। देखो हिक्सियन आईएसएलएम फ्रेमवर्क, हमने बोला ना कि हिक्सियन ने ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन दिया, तो हिक्सियन ने क्या ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन दिया, उन्होंने डायग्राम में ये समझाया कि किस पॉइंट पे हम एक्सेस सप्लाई ऑफ आउटपुट और किस पॉइंट पे हम एक्सेस सप्लाई ऑफ मनी की बात करेंगे। देखो ये कर्व हमारा होता है आईएस का, हम सबको पता है ना, और ये हमारा एलएम जो है वो पॉजिटिवली रिलेट करता है, ये भी हम सबको पता है। अब ये चीज ध्यान रखना कि आईएस के राइट हैंड साइड में एक्सेस सप्लाई ऑफ आउटपुट को डिफाइन किया जाता है और वहीं लेफ्ट हैंड साइड में डिफाइन किया जाता है एक्सेस डिमांड फॉर आउटपुट को। क्वेश्चन आता है एलएम के राइट हैंड साइड में दिखाया जाता है एक्सेस डिमांड ऑफ मनी, एक्सेस डिमांड फॉर मनी, और वहीं अगर हम लेफ्ट हैंड साइड की बात करें तो वो किसको दिखाता है, एक्सेस सप्लाई ऑफ मनी को डिफाइन करता है। ठीक है, ये चीज आपको समझ में आ गई, ये चीज क्लियर हो गई। उसके बाद हम देखते हैं आगे। देखो इस चीज को फिर बाद में क्या किया, अगर हम इस चीज को कंबाइनली शो करें, कंबाइन करके शो करें आईएस और एलएम को, तो वो क्या शो करेगा, यस, इस साइड हमारा क्या हो गया, ये हमारा क्या हो गया एलएम, ये हमारा क्या हो गया आईएस हो गया। अब देखो आईएस के राइट हैंड साइड में मैंने क्या बोला, एक्सेस सप्लाई ऑफ आउटपुट, एक्सेस सप्लाई ऑफ आउटपुट, तो आईएस के राइट हैंड साइड में इस साइड भी सॉरी इसको अलग पेन से बनाती हूँ ताकि चीजें जो है वो क्लियरली दिखे। देखो एक्सेस सप्लाई ऑफ आउटपुट इस साइड भी, एक्सेस सप्लाई ऑफ आउटपुट इस साइड भी, और आईएस के लेफ्ट में मैंने क्या बोला, एक्सेस डिमांड फॉर आउटपुट, तो एक्सेस डिमांड फॉर आउटपुट इस साइड भी और एक्सेस डिमांड फॉर आउटपुट इस साइड भी। वहीं अगर एलएम की बात करें तो एलएम के राइट में क्या है, एक्सेस डिमांड फॉर मनी, तो इस साइड भी एक्सेस डिमांड फॉर मनी और इस साइड भी क्या हो गया, एक्सेस डिमांड फॉर मनी। वहीं अगर एलएम के लेफ्ट हैंड साइड में देखें तो क्या बोला, एक्सेस सप्लाई ऑफ मनी, तो ये आपको डिफाइन करता है एक्सेस सप्लाई ऑफ मनी, और ये चीज भी डिफाइन करती है आपको एक्सेस सप्लाई ऑफ मनी। क्लियर है। अब अगर हम ये जो पॉइंट है उनको बना दे, जैसे मान लो मैंने इसको दे दिया, इसको मैंने बोला ये एक ए पॉइंट है, ठीक है, ये आपका एक बी पॉइंट है, ये आपका एक सी पॉइंट है और ये आपका एक डी पॉइंट है, चारों पॉइंट दे दिए। इस केस में हमारी जो सॉल्यूशन है वो कैसे होगा, देखो देखो मैंने बोले 4 रीजन बनाए मैंने, एक तो मैंने बोला ए पॉइंट, एक मैंने बोला बी पॉइंट, एक मैंने बोला सी और एक मैंने बोला डी पॉइंट। अब कंडीशन गुड मार्केट में क्या है और एक कंडीशन आपका, मतलब इसका क्या कंक्लूजन, आफ्टर मैथ क्या निकलेगा, ठीक है, गुड मार्केट में। वहीं अगर हम देखें कंडीशन मनी मार्केट में क्या है, और फिर हम देखें कि आफ्टर मैथ मनी मार्केट में होगा क्या, ठीक है। अब हम समझते हैं इसको आगे। देखो अगर हम ए रीजन की बात करें तो ए रीजन आपको क्या कह रहा है, दैट देयर इज अ डिमांड फॉर आउटपुट इज ग्रेटर देन सप्लाई, ठीक है, डिमांड फॉर आउटपुट आपका क्या है, ज्यादा है देन सप्लाई ऑफ आउटपुट से, है ना, डिमांड फॉर आउटपुट ज्यादा है, इस चीज को डिफाइन कर रहा है। और ये आपका क्या शो कर रहा है, गुड मार्केट में कंडीशन। वही मनी मार्केट में अगर देखें तो क्या दिखा रही है, सप्लाई ऑफ मनी, तो एक्सेस सप्लाई ऑफ मनी, मनी सप्लाई ज्यादा है किससे, डिमांड फॉर मनी से, जो चीज है वो उसी को ज्यादा दिखा रहा है। तो देखो अगर डिमांड फॉर आउटपुट ज्यादा है और सप्लाई ऑफ आउटपुट कम है तो इसका मतलब क्या है कि
मतलब सिंपल सी लैंग्वेज में अगर हम समझें कि किसी चीज की डिमांड ज्यादा है और उसकी सप्लाई नहीं है, तो फर्दर इन्वेस्टमेंट होगी और ये आपकी इनकम को क्या करेगा, इंक्रीज करेगा। वहीं अगर हम मनी सप्लाई के केस में देखें, अगर मनी सप्लाई ज्यादा है तो वो आपके इंटरेस्ट रेट को क्या करेगा, कम करेगा एज अ सॉल्यूशन। अब बी केस अगर हम देखें तो बी केस में क्या बोल रहा है, एक्सेस सप्लाई ऑफ आउटपुट। अगर आपकी डिमांड फॉर आउटपुट कम है और सप्लाई ऑफ आउटपुट ज्यादा है, इकोनॉमी में सप्लाई ऑफ आउटपुट ज्यादा है, तो ये आपकी इनकम को आगे क्या करेगा, कम करेगा। इकोनॉमी में सप्लाई ज्यादा है आउटपुट की, तो अगले साल जो है आउटपुट कम बनेगा, कम लेबर रखे जाएंगे, कम इनकम बनेगी। और वहीं अगर हम मनी की बात करें तो मनी में क्या बता रहा है, बी पॉइंट में एक्सेस सप्लाई ऑफ मनी। वही सप्लाई ऑफ मनी हमारी ज्यादा है किससे, डिमांड फॉर मनी से। अगर सप्लाई ऑफ मनी ज्यादा है डिमांड फॉर मनी से, तो हमारा इंटरेस्ट रेट क्या होगा, कम होगा। वहीं अगर हम सी पॉइंट की बात करें तो सी पॉइंट आपको क्या शो कर रहा है, एक्सेस सप्लाई ऑफ आउटपुट। वही कि सप्लाई ऑफ आउटपुट ज्यादा है, डिमांड फॉर आउटपुट आपका कम है, तो ये आपकी इनकम को क्या करेगा, कम करेगा। और वहीं आपका डिमांड फॉर मनी ज्यादा है, सप्लाई ऑफ मनी कम है और डिमांड फॉर मनी ज्यादा है, तो आपका इंटरेस्ट रेट क्या होगा, इंक्रीज होगा। वहीं अगर आप डी पॉइंट पे ले आओ तो डी पॉइंट में आपका डिमांड फॉर आउटपुट ज्यादा है सप्लाई फॉर आउटपुट से, अगर डिमांड फॉर आउटपुट ज्यादा है तो इनकम ज्यादा, और वहीं आपका डिमांड फॉर मनी ज्यादा है सप्लाई ऑफ मनी से, तो आपका इंटरेस्ट रेट ज्यादा। कंक्लूजन हमने क्या निकाला कि अगर डिमांड फॉर आउटपुट ज्यादा होता है सप्लाई ऑफ आउटपुट से, इनकम बढ़ेगी, और वाइस वर्सा अगर सप्लाई ऑफ मनी ज्यादा है डिमांड फॉर मनी से, तो आपका इंटरेस्ट रेट कम होगा, और वाइस वर्सा। देखो ये डायग्राम आप समझ लेना, ये डायग्राम मैंने आपको बता दिया है, इसको कंक्लूड करोगे और ये जो है कंक्लूजन निकल जाएगा हिक्सियन ISLM फ्रेमवर्क का। ठीक है, कोई भी डाउट रहता है तो मुझे वो आप बताओगे कि मैम ये चीज समझ में नहीं आई, और मैं आपको फिर से वो नेक्स्ट क्लास में चीजें समझाऊंगी। मेरा ऑब्जेक्टिव आपको जब तक समझाना है जब तक समझ में ना आ जाए कोई चीज, ठीक है। लेकिन थोड़ी बहुत मेहनत खुद भी कर लिया करो, थोड़ा तो अपने की डायग्राम वाइग्राम बना के देखे कैसे सॉल्व होगा, क्या होगा, खुद थोड़ा सा ना खुद बनाए, खुद बना के देखोगे ना साथ के साथ, तो चीजें ज्यादा बेहतर समझ में आएंगी। मेरे ज्यादा बताने से ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। अब कॉमन सेंस भी आप खुद भी लगाओगे कि डिमांड फॉर आउटपुट ज्यादा है, तो अगले साल लेबर ज्यादा रखा जाएगा, ज्यादा इनकम बढ़ेगी, कंजम्पशन इन्वेस्टमेंट ज्यादा होगा, ठीक है। मनी की सप्लाई इकोनॉमी में ज्यादा है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, इकोनॉमी में मनी की सप्लाई ज्यादा है तो आपको उस पॉइंट पे मनी मार्केट में क्या होगा, डिमांड फॉर मनी कम है, और मनी डिमांड को कम करने के लिए, मतलब इस चीज को इक्विलिब्रियम में लाने के लिए, तो हमें डिमांड फॉर मनी बढ़ानी पड़ेगी, मनी की डिमांड बढ़ानी पड़ेगी, तो हमें इंटरेस्ट रेट कम करना पड़ेगा, तभी लोग ज्यादा पैसा लेंगे, इन्वेस्टमेंट करेंगे। बस वही चीजें हैं, सिंपल सी। अब हम चलते हैं इफेक्टिविटी ऑफ फिस्कल पॉलिसी की, फिस्कल पॉलिसी की क्या क्या इफेक्टिविटी है। मैं ये चीज आपको कंक्लूजन में भी बता दूंगी लास्ट में याद करने के लिए, और आपको जनरली भी बता रही हूँ। देखो ये आपकी है केन्जियन रेंज, जैसे आपकी ये पूरी रेंज बनती है ना यहाँ से लेके यहाँ तक, तो ये केन्जियन रेंज है, ये क्लासिकल रेंज है, और ये बीच वाली क्या है, इंटरमीडिएट रेंज। यहाँ से क्वेश्चन भी आ चुका है ना। सो देखते हैं, देखो ये आपकी क्या है, ये आपकी केन्जियन रेंज है, LM हमने माना, ठीक है। ये आपकी वर्टिकल रेंज है। पहले हम देख रहे हैं इफेक्टिविटी ऑफ फिस्कल पॉलिसी की, फिस्कल पॉलिसी से क्या इफेक्ट पड़ेगा, फिस्कल पॉलिसी में चेंज आया तो देखो अगर आपकी फिस्कल पॉलिसी में चेंज आता है, आपका ISS से क्या होगा, राइटवर्ड शिफ्ट होगा। फिस्कल पॉलिसी का मतलब क्या होता है कि गवर्नमेंट का एक्सपेंडिचर बढ़ा, गवर्नमेंट के एक्सपेंडिचर और गवर्नमेंट की टैक्स की पॉलिसी, तो गवर्नमेंट का या तो एक्सपेंडिचर बढ़ा तो IS आपका किस साइड शिफ्ट होगा, राइटवर्ड शिफ्ट होगा। अब देखो ये केन्जियन रेंज है, और केन्जियन रेंज क्या कहती है कि मनी डज नॉट मैटर, मनी मैटर नहीं करता। क्लासिकल रेंज क्या कहती है, मनी अलोन मैटर, कि सिर्फ मनी ही मैटर करता है। और इंटरमीडिएट रेंज क्या कहती है, मनी ऑल्सो मैटर्स, कि मनी भी मैटर करता है। तो आप ये देखो कि चेंज इन इनकम, IS आपका क्या हुआ, IS आपका ज्यादा हुआ, चेंज इन वाई आया, इनकम में चेंज आया, पर आपका 0% क्राउडिंग आउट, क्राउडिंग आउट तो आपका कुछ हुआ ही नहीं, आपकी इनकम में चेंज आ गया, ठीक है। क्राउडिंग आउट का मतलब क्या होता है कि जब गवर्नमेंट के एक्सपेंडिचर से आपका गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर करे और उसकी वजह से प्राइवेट इन्वेस्टमेंट ना कर पाए। लेकिन यहाँ पे देखो IS के आगे बढ़ने से Y1 से इस वाले पॉइंट से आप इस वाले पॉइंट पे आ गए ना। किसी और पेन से बताऊं क्या, नहीं समझ में आ रहा था, देखो सिंपल अगर हम कहें कि हम इस पॉइंट पे थे IS के, हम इस पॉइंट पे आ गए, हमारा Y1 से Y2 इंक्रीज हो गई, मतलब 0 क्राउडिंग आउट तो कुछ हुआ नहीं, हमारी इनकम में चेंज आया। अब अगर हम क्लासिकल रेंज की बात करें तो ये आपका वर्टिकल है क्लासिकल रेंज,
ये आपका आईएस बढ़ा, आईएस बढ़ा और आपकी इनकम में कोई भी चेंज नहीं आया, y1 और y2 आपकी क्या है, सेम है। मतलब क्या हो गया, 100% क्राउडिंग आउट हो गया। मतलब कि गवर्नमेंट ने अपना एक्सपेंडिचर किया और उस वजह से आपका जो प्राइवेट पर्सन है वो इन्वेस्टमेंट ही नहीं कर पाया। अगर वो इन्वेस्टमेंट करता तो आपका इनकम में चेंज आता, नहीं आया ना, वहीं के वहीं रह गए। तो इसका मतलब क्या है, ये आपको 0% क्राउडिंग आउट जो है वो शो कर रहा है, बिकॉज देयर इज अ जीरो चेंज इन इनकम। 100% क्राउडिंग आउट हो गया, जीरो नहीं 100% क्राउडिंग आउट हो गया। मतलब कि गवर्नमेंट के एक्सपेंडिचर करने से अब प्राइवेट पर्सन इन्वेस्टमेंट ही नहीं कर पाया। वहीं अगर हम इंटरमीडिएट रेंज की बात करें तो इंटरमीडिएट रेंज में देखो आईएस यहाँ था, जैसे ही हमने इन्वेस्टमेंट बढ़ी, फिजिकल पॉलिसी में गवर्नमेंट ने एक्सपेंडिचर बढ़ाया, तो गवर्नमेंट ने एक्सपेंडिचर बढ़ाया तो y1 से कहाँ चले गए हम, y2 पे चले गए। तो थोड़ा सा चेंज तो आया, जितना चेंज यहाँ पे आया यहाँ पे ज्यादा चेंज आया, यहाँ पे ज्यादा चेंज आया तो 0% क्राउडिंग आउट हुई। यहाँ पे कम चेंज आया तो पार्शियल क्राउडिंग आउट हुआ। मतलब कि गवर्नमेंट के इन्वेस्टमेंट करने से थोड़ा बहुत इन्वेस्टमेंट कम हुई हमारी इन्वेस्ट पर्सन की, लेकिन उन्होंने फिर भी थोड़ा बहुत इन्वेस्ट किया है, तभी हमारी इनकम में क्या आया है, चेंज आया है। तो चेंज आया मतलब पार्शियल क्राउडिंग आउट हुआ है। वहीं अगर हम बात करें तो मतलब यहाँ पे फिजिकल पॉलिसी क्या हुई, आपकी 100% इफेक्टिव हो गई, आपने फिजिकल पॉलिसी चलाई और 0% जीरो क्राउडिंग आउट हुआ, आपके प्राइवेट इन्वेस्टर्स ने इन्वेस्ट किया। यहाँ पे 100% क्राउडिंग आउट हो गया, ठीक है, कंप्लीटली गवर्नमेंट के एक्सपेंडिचर से हमारे इनकम में कोई चेंज ही नहीं आया, तो इनइफेक्टिव हो गई फिजिकल पॉलिसी। फिजिकल पॉलिसीज आती ही क्यों है, कि हम अपनी इकोनॉमी में चेंज करना चाहें, और यहाँ पे हमारी इफेक्टिव हुई फिजिकल पॉलिसी क्योंकि पार्शियल क्राउडिंग आउट हुआ है। ठीक है, ये आप चार्ट बना लेना, याद हो जाएगा। अगर हम वही मॉनेटरी पॉलिसी की बात करें, मॉनेटरी पॉलिसी मतलब आरबीआई की पॉलिसी कैसे चेंज करेंगे, यही आपका क्या हो गया, ये आपका केन्जियन रेंज हो गया, ये आपका क्लासिकल, ये आपका केन्जियन रेंज हो गया, ये आपका क्लासिकल रेंज हो गया, ये आपका क्या हो गया, इंटरमीडिएट रेंज हो गया। अब यहाँ पे मॉनेटरी पॉलिसी में कैसे चेंज आएगा, देखो ये LM1, ये LM2, दो चेंज हुआ, मनी सप्लाई बढ़ गई, आईएस वहीं का वहीं रहा। यहाँ से y1 से कितना बढ़ा, यहाँ पे पहले आईएस ये रहा तो ये पहला इक्विलिब्रियम, दूसरा आईएस यहाँ आया तो y1 से y2 इनइफेक्टिव रही, है ना, ज्यादा चेंज नहीं आएगा। अगर हम यहाँ देखें कि आईएस हमारे ये है, मनी सप्लाई हमने बढ़ा दी, मॉनेटरी पॉलिसी में चेंज आया, तो ये y1 से हम किस पे चले गए, y2 किस पे चले गए, इफेक्टिव रही। और यहाँ पे अगर हम देखें, देखो ये हमारी आईएस रही, यहाँ पे हमारा बहुत कम चेंज आया, ना के बराबर चेंज आया, ये शो कर रहे हैं। और क्योंकि यहाँ पे डायग्राम सही से इतना अच्छा बना नहीं हुआ, अगर ये हम एलएम कर्व देखें, हमारी मनी सप्लाई बढ़ी, एलएम कर्व आगे शिफ्ट हुआ, आईएस वही है क्योंकि हम मॉनेटरी पॉलिसी का देख रहे हैं, तो मनी सप्लाई हमारी चेंज होगी। इस पॉइंट ऑफ, ये हमारा पहला इक्विलिब्रियम था और इस पॉइंट से हम किस पे आ गए, इस पॉइंट पे आ गए, तो y1 से हम y2 पे आ गए, हमारी इनकम में चेंज आया। इतना ज्यादा चेंज नहीं आया जितना हमारा इसमें चेंज आया है। कौन सी रेंज में, क्लासिकल रेंज में जितना चेंज आया उतना चेंज हमारा इंटरमीडिएट रेंज में नहीं आया, तो ये क्या हो गई आपकी लेस इफेक्टिव। कंक्लूजन में अगर हम देखें तो देखो, एक्सपेंशनरी मॉनेटरी पॉलिसी के केस में केन्जियन नॉट इफेक्टिव, इंटरमीडिएट लेस इफेक्टिव और क्लासिकल्स फुली इफेक्टिव। वहीं एक्सपेंशनरी फिजिकल पॉलिसी के केस में अगर हम देखें तो केन्स इफेक्टिव रहा, इंटरमीडिएट रेंज इफेक्टिव रही और क्लासिकल्स क्या रहे, नॉन इफेक्टिव रहे। ये मैंने कंक्लूजन में बना रखा है। और ये अगर आप कहोगे तो या तो आप इसको साथ साथ बना लिया होगा आपने, अगर नहीं बनाया होगा ना तो मैं आपको इसको एक फोटो भी जो है वो टेलीग्राम पे शेयर कर दूंगी, ठीक है। अब आगे चलते हैं, देखो अब जो हम बात करेंगे ना, यहाँ पे मैंने शायद पेजेस जो है छोड़ रखे हैं क्योंकि मुझे यहाँ पे आपको मुंडल फ्लेमिंग मॉडल जो है वो समझाना था, ठीक है। वो डायग्राम मैं आपको समझाऊंगी, पहले इसकी बेसिक थोड़ा सा वो समझ लेते हैं। देखो कितने पेज छोड़ रखे हैं भाई, एक सेकेंड, थोड़ा सा शोर आ रहा होगा यहाँ पे ना, पता नहीं जनरेटर चल रहा है क्या चल रहा है, कोई फंक्शन है। देखो मुंडल फ्लेमिंग मॉडल, सबसे पहले हम बात करेंगे परफेक्ट मोबिलिटी, तीनों मोबिलिटी में बात करेंगे, परफेक्ट मोबिलिटी, जीरो मोबिलिटी, इम्परफेक्ट मोबिलिटी। सबसे पहले ओरिजिनल आईएसएलएम हमें पता है एक क्लोज मॉडल था, तो मुंडल फ्लेमिंग ने उसे क्या बनाया, ओपन इकोनॉमी वर्जन बनाया आईएसएलएम मॉडल को। तो ये ध्यान रखेंगे कि मुंडल फ्लेमिंग ने ओपन इकोनॉमी वर्जन बनाया, आईएसएलएम ओरिजिनली क्या था, एक क्लोज्ड इकोनॉमी मॉडल था। तो यहाँ पे क्या कहते हैं कि एग्रीगेट डिमांड इज इक्वल टू इनकम, और किसके बराबर, कंजम्पशन इन्वेस्टमेंट प्लस गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर, ठीक है। एग्रीगेट डिमांड इज इक्वल टू एग्रीगेट सप्लाई करेंगे, तो देखो यहाँ पे किसके बराबर, कंजम्पशन, सेविंग, टैक्सेस और आपके इंपोर्ट एक साइड ले लिए, वहीं आपकी इंजेक्शन और लीकेज अलग अलग कर दिया, मतलब कंजम्पशन, इन्वेस्टमेंट, गवर्नमेंट और एक्सपेंडिचर इस एक साइड ले लिया। अगर हम सेविंग और इन्वेस्टमेंट को एक साइड लिया है तो हम क्या दिखा रहे हैं कि क्या बचा यहाँ से जी, और इधर से आ गया माइनस टी, गवर्नमेंट बजट डेफिसिट प्लस एक्सपोर्ट, कंजम्पशन से कंजम्पशन तो कैंसिल ही हो गया,
एक्सपोर्ट और इधर से ये इंपोर्ट आ गया इस साइड, तो ये आपको क्या शो कर रहा है, एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट, आपको ट्रेड सरप्लस शो कर रहा है, और आपका जी माइनस टी क्या शो कर रहा है, गवर्नमेंट बजट डेफिसिट शो कर रहा है। फिजिकल डेफिसिट्स जो भी होते हैं वो करते हैं करंट अकाउंट डेफिसिट की वजह से आते हैं। फिजिकल डेफिसिट्स आ रहे हैं तो इट लीड टू करंट अकाउंट डेफिसिट। ये पता नहीं मैंने क्यों लिख रहा है, बस अच्छा समझने के लिए लिखा होगा, क्योंकि डेफिसिट्स की बात होगी यहाँ पे। देखो, वाई बजट डेफिसिट्स लीड टू करंट अकाउंट डेफिसिट। अगर आपकी इकोनॉमी में बजट डेफिसिट है तो हम ये क्यों कहते हैं कि करंट अकाउंट में डेफिसिट है, क्योंकि आपके करंट अकाउंट डेफिसिट का मतलब क्या है कि इंपोर्ट ज्यादा है एक्सपोर्ट से, और बजट डेफिसिट का मतलब क्या है कि गवर्नमेंट की स्पेंडिंग ज्यादा हो रही है और टैक्सेस कम हो रहे हैं, मतलब गवर्नमेंट रेवेन्यू कम अर्न कर रही है और जो है एक्सपेंडिचर जो है वो ज्यादा कर रही है। तो क्यों बजट डेफिसिट्स लीड करते हैं आपके करंट अकाउंट डेफिसिट्स को, ये हम समझेंगे। देखो, सबसे पहले अगर हम बात करें, एक हमारी होती है फॉरेन एक्सचेंज मार्केट और एक होती है हमारी लोनेबल फंड थ्योरी, जो हमने पहले भी की थी। सबसे पहले अगर हम फॉरेन एक्सचेंज मार्केट की बात करें तो यहाँ पे हम क्या, हमारा मोटिव होता है कि सप्लाई ऑफ डॉलर किसके बराबर आए, डिमांड फॉर डॉलर के बराबर, तभी हमारा इक्विलिब्रियम होगा। सप्लाई ऑफ डॉलर हमें कहाँ से मिलेगी, या तो हम एक्सपोर्ट करेंगे तो हमें फॉरेन एक्सचेंज मिलेगा, दूसरा कैपिटल इनफ्लो आएगा तो इन्वेस्टमेंट आएगी, तो वहां से हमें क्या मिलेगा, फॉरेन एक्सचेंज मिलेगा। वहीं अगर हम बात करें डिमांड फॉर डॉलर की, तो डिमांड हम किस लिए करते हैं, या तो हमें इंपोर्ट करना है तो हमें उसकी पेमेंट करनी होगी, और हमें या फिर क्या करना है, आउटफ्लो करना है, मतलब बाहर इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो हमें फॉरेन एक्सचेंज की जरूरत पड़ेगी। एक्सपोर्ट इंपोर्ट को एक साइड लिया है, और कैपिटल आउटफ्लो माइनस इनफ्लो को अगर आप एक साइड लिया हो, तो करंट अकाउंट सरप्लस हमारा किसके बराबर आता है, कैपिटल अकाउंट डेफिसिट के बराबर आता है। इसलिए हम कहते हैं कि हमारा, और करंट अकाउंट डेफिसिट है तो वो कैपिटल अकाउंट सरप्लस के बराबर, मतलब ये सरप्लस तो ये डेफिसिट तो ये सरप्लस, क्योंकि हमें क्या करना है, बीओपी हमेशा क्या रखना है, बैलेंस रखना है। अभी मैं पब्लिक इकोनॉमिक्स भी समझाऊंगी तो उसमें भी अच्छे से समझाऊंगी, ठीक है। वही अगर हम लोनेबल फंड थ्योरी की बात करें, तो लोनेबल फंड थ्योरी हमारी क्या कहती है, लोनेबल फंड थ्योरी हमारी ये कहती है कि सेविंग किसके बराबर होगी, इन्वेस्टमेंट माइनस क्लोज्ड इकोनॉमी। सेविंग हमारी किसके बराबर होगी, सॉरी, इन्वेस्टमेंट माइनस सेविंग इज इक्वल टू इन्वेस्टमेंट। हमारा ये मोटिव होता है कि हमें सेविंग किसके बराबर करनी है, इन्वेस्टमेंट के बराबर, और हमने क्लोज्ड इकोनॉमी को ओपन इकोनॉमी मॉडल में जो है वो कन्वर्ट किया है। मतलब हमें क्या करना है कि टोटल सप्लाई ऑफ इन्वेस्टमेंट को अगर हम टोटल डिमांड फॉर इन्वेस्टमेंट के बराबर कर दें तो हमारा क्या आ जाएगा, इक्विलिब्रियम सिचुएशन आ जाएगी। अब सप्लाई ऑफ इन्वेस्टमेंट कहाँ से होती है, एक तो होती है हमारी सेविंग्स, हमने डोमेस्टिकली सेव किया, बैंक में जमा किया, वो पर्सन फिर बाद में बैंक ने उधार दे दिया तो वो ऑनर को, एंटरप्रेन्योर को, और उसने इन्वेस्ट कर दिया। या फिर नेट कैपिटल इनफ्लो हो गया, और नेट कैपिटल इनफ्लो का ट्रेड डेफिसिट को लेके जाएगा। वहीं अगर हम टोटल डिमांड फॉर इन्वेस्टमेंट हमें किस किस के लिए चाहिए, इन्वेस्टमेंट पर्पस के लिए चाहिए, प्लस आपका बजट डेफिसिट, गवर्नमेंट माइनस टैक्सेस, तो सप्लाई प्लस इंपोर्ट माइनस एक्सपोर्ट हमने कर दिया, और इन्वेस्टमेंट प्लस गवर्नमेंट माइनस एक्सपेंडिचर। ट्रेड डेफिसिट, नेट कैपिटल इनफ्लो का मतलब क्या है, नेट कैपिटल इनफ्लो इंपोर्ट माइनस एक्सपोर्ट, वो हमने ले लिए ट्रेड डेफिसिट्स, और यहाँ पे बजट डेफिसिट को हमने ऐड किया, तो ये क्या बन गया हमारा, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर माइनस टैक्सेस। तो सेविंग्स आपके ट्रेड डेफिसिट्स माइनस आई को हम इस साइड लिया, इन्वेस्टमेंट को, और ये हमारी किसके बराबर आ गई, ये आपके किसके बराबर आ गई, बजट डेफिसिट के बराबर आ गई। तो सेविंग ज्यादा, आपका ट्रेड डेफिसिट ज्यादा, तो आपका बजट डेफिसिट ज्यादा। अगर इन्वेस्टमेंट कम है तो, अगर सेविंग कम, ट्रेड डेफिसिट्स कम और इन्वेस्टमेंट ज्यादा है तो भी आपका क्या होगा, बजट डेफिसिट ही होगा। सेविंग कम है, ट्रेड डेफिसिट है कम है, तो बजट डेफिसिट्स लीड टू ट्रेड डेफिसिट्स। अगर आपके बजट डेफिसिट्स आ रहे हैं तो वो आपके ट्रेड डेफिसिट्स तक लेके जाएंगे, ठीक है। अब आगे अगर हम बात करें तो अगर आपके इस चीज को हमने क्या बोला, ट्विन डेफिसिट, कि करंट अकाउंट भी डेफिसिट है और कैपिटल अकाउंट भी डेफिसिट है, बजट डेफिसिट भी और ट्रेड डेफिसिट भी। बजट डेफिसिट का मतलब कि गवर्नमेंट का एक्सपेंडिचर ज्यादा है टैक्स से, और ट्रेड डेफिसिट का मतलब कि आपके इंपोर्ट्स ज्यादा है एक्सपोर्ट्स से, है ना। तो ट्विन डेफिसिट का मतलब कि आपके करंट अकाउंट में भी डेफिसिट है और आपके कैपिटल अकाउंट में भी क्या है, डेफिसिट है। सो देखो, आगे देखते हैं, ये तीन तरीके के हमारे बैलेंस शीट की प्रॉब्लम आती है। देखो, अगर सबसे पहले ट्विन डेफिसिट है तो इसका मतलब इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनी प्लस पब्लिक सेक्टर बैंक को इंक्लूड कर रहा है ट्विन डेफिसिट। ट्रिपल डेफिसिट किसको इंक्लूड कर रहा है, इंफ्रास्ट्रक्चर को, पब्लिक सेक्टर्स बैंक को तो कर ही रहा है, प्लस एनबीएफसीज को भी कर रहा है। तो ये किसका पार्ट हो गया, ट्रिपल बैलेंस शीट प्रॉब्लम का। इंफ्रास्ट्रक्चर, पब्लिक सेक्टर बैंक, एनबीएफसीज, रियल एस्टेट्स।
अगर 4 चीजें आ गई तो ये आपकी क्या हो गई, 4 बैलेंस शीट प्रॉब्लम। तो ये चीज आप ध्यान रखना, यहाँ से क्वेश्चन आ चुका है ट्विन बैलेंस शीट प्रॉब्लम, ट्रिपल और आपका 4 बैलेंस शीट प्रॉब्लम, और ये आपका क्या है, ट्विन डेफिशिट, करंट अकाउंट डेफिशिट्स और कैपिटल अकाउंट डेफिशिट। ठीक है, अब अगर हम मुंडल फ्लेमिंग मॉडल की बात करें तो इन्होंने क्या डिफाइन किया है, इन्होंने एक्सप्लेन की है शॉर्ट रन डायनामिक्स अंडर ISLM फ्रेमवर्क विद केन्जियन इकोनॉमिक्स। केन्जियन इकोनॉमिक्स के साथ मिलके शॉर्ट रन डायनामिक्स को एक्सप्लेन किया अंडर ISLM फ्रेमवर्क। ठीक है, हिक्स ने एक्सपोर्ट इंपोर्ट को कांस्टेंट माना, रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। केन्जियन व्यू क्या था, केन्जियन व्यू लॉन्ग रन था। और मुंडल फ्लेमिंग ने क्या किया कि ISLM के साथ उसने बैलेंस ऑफ पेमेंट को भी इंक्लूड किया है। ये क्वेश्चन भी आया है अभी HPSC के असिस्टेंट प्रोफेसर के पेपर में भी, कि गुड मार्केट और मनी मार्केट के साथ किस इंसान ने बैलेंस ऑफ पेमेंट को भी इंक्लूड किया है, तो वो मुंडल फ्लेमिंग मॉडल है। सो देखो, देयर मे बी कंफ्लिक्ट बिटवीन इंटरनल एंड एक्सटर्नल इक्विलिब्रियम, कि इंटरनल और एक्सटर्नल इक्विलिब्रियम में कंफ्लिक्ट आ सकता है। इंटरनल इक्विलिब्रियम कैसे, मतलब हमारी करंट प्रोडक्शन किसके बराबर हो, पोटेंशियल। हम जितना, जैसे मान लो हम सोप प्रोड्यूस कर रहे हैं और हमारी पोटेंशियल भी सोप हो, तो आपका ये इंटरनल इक्विलिब्रियम है इकोनॉमी के अंदर अंदर। और एक्सटर्नल इक्विलिब्रियम आपका क्या कहता है कि आपका जब बैलेंस ऑफ पेमेंट जो है वो बैलेंस हो, एक्सपोर्ट इंपोर्ट बैलेंस ऑफ पेमेंट हमारा क्या हो, बैलेंस हो, उस केस में हम जो है इक्विलिब्रियम ढूंढते हैं। तो इस चीज में हमारी क्या है, इस चीज में कंफ्लिक्ट था, इसलिए मुंडल फ्लेमिंग ने ISLM और बैलेंस ऑफ पेमेंट तीनों को इंक्लूड किया। ISLM आपका जो इंटरनल इक्विलिब्रियम है उसको बताएगा, और बैलेंस ऑफ पेमेंट आपका एक्सटर्नल इक्विलिब्रियम को बताएगा। तो क्या क्या अजम्पशन ली मुंडल फ्लेमिंग ने, इंपॉर्टेंट है ये अजम्पशन। सबसे पहले क्या माना कि स्मॉल इकोनॉमी है, मतलब इट कैन नॉट इन्फ्लुएंस द इंटरनेशनल रेट ऑफ इंटरेस्ट, कि हमारी इकोनॉमी इंटरनेशनल रेट ऑफ इंटरेस्ट को इन्फ्लुएंस नहीं कर सकती। दूसरा क्या बोला कि परफेक्ट फैक्टर मोबिलिटी है, कैपिटल की मोबिलिटी जो है वो परफेक्ट है। मान के चलो अगर आपका इंटरेस्ट रेट डोमेस्टिकली आपको ज्यादा मिल रहा है कंपैरिजन टू फॉरेन, तो आप जो है बाहर के लोग भी यहाँ पे इन्वेस्ट करेंगे, तो हमारी कैपिटल क्या होगी, इनफ्लो होगी, कैपिटल आएगी। अगर वहीं अगर हम बात करें कि फॉरेन में इंटरेस्ट रेट ज्यादा है और डोमेस्टिक में कम है, तो यहाँ के लोग बाहर इन्वेस्टमेंट करेंगे, तो कैपिटल हमारी क्या जाएगी, बाहर जाएगी, आउटफ्लो होगा। तीसरा, फिक्स्ड प्राइसेस है, शॉर्ट रन है, अंडर एम्प्लॉयमेंट लिया है, एग्रीगेट सप्लाई आपका हॉरिजेंटल होगा शॉर्ट रन में। ठीक है, मतलब मैंने यहाँ पे लिख भी रखा है कि लॉन्ग रन एग्रीगेट सप्लाई केन्स और क्लासिकल दोनों का वर्टिकल होता है, और वहीं क्लासिकल्स का शॉर्ट रन एग्रीगेट सप्लाई क्या होता है, वर्टिकल होता है। ओके, सो ये तो बस मैंने ऐसी साइड में लिख रखा है खुद के समझने के लिए। मुंडल फ्लेमिंग में एग्रीगेट सप्लाई क्या होगा, हॉरिजेंटल होगा, शॉर्ट रन। टैक्सेस एंड सेविंग्स पॉजिटिव फंक्शंस हैं इनकम के, कि इनकम बढ़ेगी तो हमारी सेविंग भी बढ़ेगी और हमें टैक्सेस भी फिर हमें देने पड़ेंगे। बैलेंस ऑफ ट्रेड डिपेंड करता है डोमेस्टिक इनकम पे, फॉरेन इनकम पे और एक्सचेंज रेट पे, वही हमें बताएगा कि बैलेंस ऑफ ट्रेड हमारा कितना होगा। डिमांड फॉर मनी डिपेंड करती है ऑन द इनकम एंड इंटरेस्ट रेट, कि हमारी इनकम कितनी है, इंटरेस्ट रेट कितना है, उस हिसाब से हम डिमांड फॉर मनी करेंगे। तो इस मॉडल ने कंसिस्ट की 3 इक्वेशन, पहली इक्वेशन IS कर्व, दूसरी इक्वेशन LM कर्व, और तीसरी इक्वेशन जो ली वो BOP को भी लिया, मतलब IS LM तो लिया और उसके साथ साथ BOP भी लिया। अगर परफेक्टली इलास्टिक है तो ये, अगर जीरो मोबिलिटी, अगर परफेक्ट मोबिलिटी है तो BOP आपका ये पैरेलल हॉरिजॉन्टल रहेगा, अगर इम्परफेक्ट है तो वर्टिकल होगा, अगर लेस परफेक्ट है, जीरो है, तो वो होगा, वो मैं भी आपको बताऊंगी भी। ठीक है, तो BOP BP कर्व को भी लिया, बैलेंस ऑफ पेमेंट, नेट एक्सपोर्ट्स करंट अकाउंट बैलेंस और कैपिटल अकाउंट बैलेंस, हमें क्या करना है, इस चीज को बराबर करना है, नेट एक्सपोर्ट्स माइनस नेट फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट। अब आगे हम डिस्कस करते हैं, जैसे इन्होंने एक डायग्राम बताया, वही IS और LM को, हिक्स को कंबाइन किया ना, और यहाँ पे इन्होंने एक लाइन और बनाई, जो किसकी बनाई, BP की बनाई, बैलेंस ऑफ पेमेंट की बनाई, और ये जो शो कर रहा है वो आपको मोबिलिटी, परफेक्ट मोबिलिटी को शो कर रहा है कि आपकी मोबिलिटी जो है परफेक्ट है। ठीक है, और मोबिलिटी का मतलब अभी मैंने बताया भी है, देखो परफेक्ट फैक्टर मोबिलिटी। ठीक है, वही, तो अगर उसमें बन रहा है तो आपका BOP क्या कैसा बनेगा, इस शेप का बनेगा। देखो कंक्लूजन हमें क्या रखना है कि अगर बैलेंस ऑफ पेमेंट ग्रेटर देन 0 है तो हमारा सरप्लस होगा, और सरप्लस होगा तो एप्रिशिएट होगी करेंसी। एप्रिशिएट का मतलब क्या है कि $1 अगर 50 का है तो एप्रिशिएट होके $1 कितने का हो जाएगा, 40 का। वहीं अगर BOP लेस देन 0 है, डेफिशिएट है, तो डेफिशिएट होगा तो डेप्रिसिएशन होगा, मतलब $1 50 का है तो वहीं $1 किसका होगा, डेप्रिशिएट होके 60 का हो जाएगा। ठीक है, अब अगर हम बैलेंस ऑफ पेमेंट की बात करें तो वो फंक्शन है किसका, आपकी फॉरेन इनकम का, आपके डोमेस्टिक इनकम का, आपके एक्सचेंज रेट का, आपके इंटरेस्ट रेट का, फॉरेन इंटरेस्ट रेट और डोमेस्टिक इंटरेस्ट रेट। डोमेस्टिक इंटरेस्ट रेट के साथ पॉजिटिवली रिलेटेड है, क्योंकि डोमेस्टिक इंटरेस्ट रेट अगर ज्यादा होगा फॉरेन इंटरेस्ट रेट से, तो कैपिटल क्या होगा, इनफ्लो होगा
और फॉरेन इंटरेस्ट रेट के साथ जो है वो नेगेटिवली रिलेटेड है, वाइस वर्सा हो जाएगा। एक्सचेंज रेट के साथ पॉजिटिव नेगेटिव रिलेशन है। डोमेस्टिक इनकम अगर बढ़ेगी, अगर डोमेस्टिक इनकम बढ़ेगी तो हमारे इंपोर्ट्स बढ़ेंगे, तो उसके साथ नेगेटिवली रिलेटेड है, बैलेंस ऑफ पेमेंट डेफिसिट में जाएगा। फॉरेन इनकम बढ़ेगी तो हमारे एक्सपोर्ट्स बनेंगे, तो उसके साथ क्या है, पॉजिटिवली रिलेटेड है। देखो मैं पूरी आपको ऐसे प्रॉपर एक्सप्लेनेशन नहीं दे रही हूँ, सिर्फ रिवीजन करवा रही हूँ, तो ये मैं समझना कि इतनी जल्दी जल्दी हो रहा है क्योंकि सब कुछ रिवाइज करवाना है। देखो तो नेट एक्सपोर्ट में हमारी क्या आ गई, फॉरेन इनकम और आपकी डोमेस्टिक इनकम, वो मैंने बता ही दिया कि एक्सपोर्ट्स बढ़ेंगे, फॉरेन इनकम बढ़ेगी तो एक्सचेंज रेट अप्रिशिएट होगा तो भी एक्सपोर्ट्स बढ़ेंगे। डेप्रिशिएशन होने से हमारे एक्सपोर्ट्स जो है वो इंक्रीज होते हैं, अभी मैंने आपको बताया है। $1 में अगर 50 रुपए की चीज लेके जा रहा है और उसके बाद $1 में 60 की कोई प्रोडक्ट वो लेके जा रहा है तो उसको फायदा है, हमारी इकोनॉमी से एक्सपोर्ट्स जो है वो बढ़ेंगे, अदरवाइज वाइस वर्सा। नेट फाइनेंशियल की अगर हम बात करें तो आउटफ्लो माइनस इनफ्लो, तो NFI किस पे डिपेंड करता है, H इंटू आई माइनस IF। H क्या बताता है, मेजर ऑफ कैपिटल मोबिलिटी, जो लाई करती है 0 से लेके इंफिनिटी के बीच में। ठीक है, अगर हमारी मेजर ऑफ कैपिटल मोबिलिटी 0 है, मतलब 0 कैपिटल मोबिलिटी है, बैलेंस ऑफ पेमेंट कर्व हमारा वर्टिकल बनेगा इस तरीके से। अगर वो इंफिनिटी है तो आपका जो है परफेक्ट मोबिलिटी है, वो आपकी बीओपी इस तरीके से बनेगा, परफेक्ट मोबिलिटी को शो करेगा। अगर 0 टू इन्फिनिटी के बीच में है, इम्परफेक्ट मोबिलिटी है, तो इस तरीके से बनेगा। अगर फॉरेन इंटरेस्ट रेट ज्यादा है तो कैपिटल आउटफ्लो होगा, अगर डोमेस्टिक इंटरेस्ट रेट ज्यादा है तो कैपिटल इनफ्लो होगा, दोनों बराबर है तो कैपिटल अकाउंट इक्विलिब्रियम में रहेगा। नेक्स्ट वही बात की गई है कि अगर आपके फॉरेन इनकम बढ़ेंगे तो राइट वर्ड शिफ्ट, फॉरेन इनकम कम होंगे तो लेफ्ट वर्ड शिफ्ट। डोमेस्टिक इनकम बढ़ेगी तो लेफ्ट वर्ड शिफ्ट, क्योंकि इंपोर्ट्स ज्यादा होंगे इस टाइम पे तो लेफ्ट वर्ड शिफ्ट करेगा। डोमेस्टिक इनकम कम होगी, एक्सपोर्ट्स ज्यादा होंगे, इंपोर्ट कम होंगे, तो वो किस साइड शिफ्ट करेगा, राइट वर्ड। एक्सचेंज रेट डेप्रिशिएट करेगा, राइट वर्ड। डेप्रिशिएट करेगा क्योंकि तो हमारे एक्सपोर्ट्स बढ़ेंगे, राइट वर्ड शिफ्ट। अप्रिशिएट करेगा तो इंपोर्ट्स बढ़ेंगे, लेफ्ट वर्ड शिफ्ट। स्टीप स्लोप बनेगा जब मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू इंपोर्ट ज्यादा है, मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू इंपोर्ट कम है तो फ्लैट स्लोप बनेगा। मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू इंपोर्ट का मतलब कि इनकम में चेंज होने से हमारे इंपोर्ट में कितना चेंज आ रहा है। ठीक है, समझ में आ गया। अब हम जो बात करेंगे ना वो करेंगे एक्सपेंशनरी फिस्कल पॉलिसी, फिक्स्ड एक्सचेंज रेट विद परफेक्ट कैपिटल मोबिलिटी। इस चीज को मैं आपको समझाऊंगी डायग्राम से, खुद यहाँ से समझ में नहीं आएगा, बट ये चीज तो मैंने आपको डिफाइन कर दी कि बैलेंस ऑफ पेमेंट 0, NXI माइनस NFI अगर 0 के बराबर है तो नेट फाइनेंशियल इनफ्लो आपका 0 है। ये चीज है। परफेक्ट मोबिलिटी है तो इसका मतलब आपका H, ये जो आपका बीपी कर्व बनेगा वो इन्फिनिटी बनेगा। इम्परफेक्ट मोबिलिटी है तो इस तरीके से बनेगा, और 0 मोबिलिटी है तो वर्टिकल बनेगा, ये मैं आपको बता ही चुकी हूँ। अब जो है हम ये सारे केसेस, जो 4-5 केसेस है उनको डिस्कस करेंगे, यहाँ से क्वेश्चन आता है क्योंकि, तो वो हम देखते हैं। सबसे पहले यहाँ तक मैंने समझाया था, इसके बाद मैं आपको 4 केस लेके समझाऊंगी, बिल्कुल ध्यान से समझना कि किस केस में हमारी, देखो मैं आपको कंक्लूजन बता दूं पहले या कंक्लूजन बाद में बताऊं, अगर आपको देखो समझ में ना आए जिसको भी, उसके लिए मैं लास्ट में एक कंक्लूजन लिख दूंगी कि ये रट लेना, इससे समझ जाओ कि मॉनेटरी पॉलिसी फिक्स्ड है तो इफेक्टिव करेगा या नहीं करेगा, फ्लेक्सिबल है हमारा एक्सचेंज रेट तो इफेक्टिव होगा कि नॉट इफेक्टिव होगा, वो मैं आपको कंक्लूजन बता दूंगी। लेकिन कंक्लूजन बताने से पहले मैं आपको जो है वो समझाना चाहती हूँ, तो इस चीज को ध्यान से समझना। सबसे पहले हम केस 1 की बात करेंगे, और केस 1 हमारा क्या है, एक्सपेंशनरी फिस्कल पॉलिसी हम लगा रहे हैं। ठीक है, फिस्कल पॉलिसी हम कैसी लगा रहे हैं, एक्सपेंशनरी, मतलब इकोनॉमी में जो है वो गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर ज्यादा होगा, टैक्सेस कम होंगे, या ट्रांसफर रिसिप्ट जो है वो हमारी वो ज्यादा हो रही है। ठीक है, फिस्कल पॉलिसी है एक्सपेंशनरी, फिक्स्ड एक्सचेंज रेट है, ठीक है, और परफेक्ट मोबिलिटी है, ये केसेस है हमारे। ठीक है, उस केस में IS और LM में क्या चेंज आएगा, देखो सिंपल सी अगर हम बात करें तो ये हमारा क्या है, इस साइड हमारा क्या है, इंटरेस्ट रेट, और इस साइड हमारी क्या है, इनकम या आउटपुट, GDP जो भी हम कहते हैं। ये हमने लिया IS कर्व, ठीक है, ये हमने क्या लिया, LM कर्व लिया। अब उन्होंने क्या बोला कि हमारी एक्सपेंशनरी फिस्कल पॉलिसी है। एक्सपेंशनरी फिस्कल पॉलिसी का मतलब क्या है, मतलब या तो गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर बढ़ा है, या फिर टैक्स कम हुआ है, या फिर ट्रांसफर रिसिप्ट हमारे जो है वो इंक्रीज हुए हैं। और अगर गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर बढ़ा है मान के चलो, तो इससे हमारा IS क्या शिफ्ट होगा, IS हमारा क्या होगा, राइट वर्ड शिफ्ट। इन तीनों में से कोई भी केस हो, IS हमारा राइट वर्ड शिफ्ट होगा, तो IS को तुम क्या करो, राइट वर्ड शिफ्ट कर दो, और ये तुमने बना लिया IS1। पहला इक्विलिब्रियम तो होगा ये, जहां पे हमारा IS और LM मीट कर रहा है, ये हमारा इंटरेस्ट रेट,
और ये हमारा इनकम का जो लेवल है वो, ये हमारा इंटरेस्ट रेट, ठीक है। उसके बाद हमारा आईएस जो है वो राइटवर्ड शिफ्ट किया, राइटवर्ड शिफ्ट किया तो ये हमारा दूसरा इक्विलिब्रियम बन गया। इससे क्या क्या होगा, देखो आईएस राइटवर्ड शिफ्ट हुआ तो इससे एक तो चीज ये हुई कि जो आपका इंटरेस्ट रेट है, अब यहाँ इक्विलिब्रियम आ गया, ये पॉइंट आ गया इक्विलिब्रियम का, और ये आ गया आपके किसका, इनकम का पॉइंट आ गया, ठीक है। y1 बन गया और ये आपका बन गया i। इस पॉइंट पे आपका इंटरेस्ट रेट डोमेस्टिक और फॉरेन दोनों का बराबर है ना। लेकिन इस केस में आपका इंटरेस्ट रेट बढ़ गया, डोमेस्टिक का इंटरेस्ट रेट बढ़ गया आईडी, और इस साइड होता है इसका मतलब फॉरेन का बढ़ गया, ठीक है। देखो डोमेस्टिक इंटरेस्ट रेट बढ़ गया, पहला केस तो ये हुआ कि मेरा डोमेस्टिक इंटरेस्ट रेट बढ़ गया और फॉरेन इंटरेस्ट रेट के कंपैरिजन में। तो देखो अगर डोमेस्टिक बढ़ा है मतलब मुझे यहाँ पे ज्यादा इंटरेस्ट रेट मिल रहा है तो कैपिटल क्या होगी, कैपिटल इनफ्लो होगी। दूसरा दूसरा क्या हुआ, मेरी इनकम बढ़ गई, तो दूसरी चीज क्या हुई, मेरी इनकम बढ़ गई। पहला तो मेरा इंटरेस्ट रेट डोमेस्टिक का बढ़ गया, दूसरा मेरा क्या बढ़ गया, इनकम। इनकम के बढ़ने से क्या बढ़ेगा, यहाँ पे लोगों की इनकम बढ़ गई तो लोग अपने इंपोर्ट्स को क्या करेंगे, बढ़ाएंगे। इंपोर्ट होगा तो करंट अकाउंट क्या होगा, करंट अकाउंट बन जाएगा डेफिसिट, है ना। और कैपिटल इनफ्लो होगा तो कैपिटल अकाउंट क्या बन जाएगा, कैपिटल अकाउंट क्या हो जाएगा, सरप्लस। ये दो चीजें होंगी, करंट अकाउंट डेफिसिट और कैपिटल अकाउंट क्या होगा, सरप्लस होगा। देखो उसके बाद इन दोनों से रिजल्ट क्या निकलेगा, इन दोनों से रिजल्ट निकलेगा कि बीओपी आपका ग्रेटर देन 0। क्यों कह रही हूं मैं ये, देखो हमने बोला कि बीओपी परफेक्ट मोबिलिटी है, और परफेक्ट मोबिलिटी का मतलब क्या है कि ये अपना बीओपी बनेगा, परफेक्ट मोबिलिटी का केस। और ध्यान रखना कि बीओपी से ऊपर ग्रेटर देन 0 एप्रिसिएशन, और बीओपी से नीचे लेस देन 0 मतलब डेप्रिसिएशन या फिर डिवैल्यूएशन। और फिक्स्ड एक्सचेंज रेट है तो फिक्स्ड के केस में हमारा क्या होगा, या तो रिवैल्यूएशन या फिर डिवैल्यूएशन। और फ्लेक्सिबल है तो क्या होगा, एप्रिसिएशन या फिर डेप्रिसिएशन। ये तो आपको पता ही होगा, नहीं भी पता होगा तो ये ध्यान रखना, फिक्स्ड एक्सचेंज रेट मतलब गवर्नमेंट जो है वो डिसाइड कर रही है, गवर्नमेंट ही आपकी वैल्यू को कम या ज्यादा कर सकती है, इसलिए हम कहते हैं रिवैल्यूएशन या डिवैल्यूएशन। फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट है तो मतलब मार्केट से डिसाइड हो रहा है, तो उस केस में हम क्या कहते हैं, एप्रिसिएशन या फिर डेप्रिसिएशन। तो अगर देखो ये आपका जो इक्विलिब्रियम पॉइंट बन रहा है वो इस साइड बन रहा है ना बीओपी के ऊपर, तो हमारा बीओपी क्या हो गया, ग्रेटर देन 0। और हमने यहाँ से कंक्लूजन निकाला तो भी पता चल गया कैपिटल अकाउंट सरप्लस डेफिसिट, और ये प्लस माइनस ये ग्रेटर देन 0 बनेगा क्योंकि हमारा इक्विलिब्रियम जो है वो यहाँ पे है। उसके बाद अगर हम बात करें तो देखो बीओपी ग्रेटर देन 0, सरप्लस, और सरप्लस का मतलब अगर ऊपर है तो क्या हो रहा है, ये रिवैल्यूएशन, रिवैल्यूएशन क्योंकि फिक्स्ड एक्सचेंज रेट है। देखो रिवैल्यूएशन का मतलब क्या है कि अगर $1 50 का है तो वो रिवैल्यूएट होके $1 कितने का हो गया, 40 का हो गया। ये हो गया, हमें इक्विलिब्रियम करना है इस पॉइंट पे। इसका मतलब क्या कहना क्या चाह रहे हैं कि इसका मतलब हमारे डॉलर की जो सप्लाई है वो इकोनॉमी में ज्यादा होगी, और मनी की सप्लाई हमारी क्या होगी, सॉरी जो मनी की सप्लाई है वो हमारी क्या हो रही होगी, कम हो रही होगी। तभी तो हमारा जो है डॉलर $1.50 से कितने का हो गया, 40 का हो गया, क्योंकि मनी की सप्लाई यहाँ पे कम है। इस चीज को हमें सही करने के लिए, टू करेक्ट दिस सिचुएशन, हमें क्या करना पड़ेगा, डॉलर की सप्लाई को, डॉलर की जो सप्लाई है, डॉलर की सप्लाई को कम करना पड़ेगा, और मनी की सप्लाई को क्या करना पड़ेगा, बढ़ाना पड़ेगा। तो अब आप ये सोचो कि मनी की सप्लाई अगर बढ़ेगी तो ये किस साइड शिफ्ट करेगा, मनी की सप्लाई अगर बढ़ी तो एलएम कर्व किस साइड शिफ्ट करेगा, एलएम कर्व आपका राइटवर्ड शिफ्ट करेगा। तो आपका जो ये एलएम कर्व है उसको आप राइटवर्ड शिफ्ट कर दो, यह बन गया आपका LM1। और अब यहाँ पे आईएस और LM कहाँ कट कर रहे हैं, यहाँ पे कट कर रहे हैं, और ये बन गया आपका Y2 इनकम, है ना, ये आपका Y2 बन गया। तो आपने क्या देखा कि फिस्कल पॉलिसी एक्सपेंशनरी फिक्स्ड एक्सचेंज रेट में परफेक्ट मोबिलिटी के साथ आपकी फिस्कल पॉलिसी आपने लगाई, और वो क्या हुई, आपकी इफेक्टिव हुई, क्योंकि आपका आउटपुट Y0 से Y2 बन गया है, Y0 से क्या हो गया है, Y2 हो गया है। आपकी फिस्कल पॉलिसी क्या हुई, इफेक्टिव हुई। ठीक है, अब समझ में आ गया। अब हम चलते हैं दूसरे केस में, कोई भी डाउट हो तो मुझे बता देना। देखो केस 2 अगर हम लें तो केस 2 हम लेंगे, उस केस में हम क्या करेंगे, मैंने फिक्स्ड एक्सचेंज रेट लिया था, अब मैं लेती हूँ आपका फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट। दो केस मैं बताऊंगी, उसके बाद दो केस आप बताओगे, और कंक्लूजन में आपको उसके बता दूंगी, लेकिन आप खुद सॉल्व करोगे कि मॉनेटरी पॉलिसी के केस में क्या होगा, या फिर चलो मैं बता ही दूंगी। एक्सपेंशनरी फिस्कल पॉलिसी,
इन केस ऑफ फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट, अगर आपका फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट है और परफेक्ट मोबिलिटी है, ठीक है, परफेक्ट मोबिलिटी है, तो उस केस में क्या होगा। यस, नाउ लेट्स बिगिन। हम सबसे पहले आईएस कर्व और एलएम कर्व बनाएंगे। ये हमने बनाया, इस साइड हमने क्या लिया, इंटरेस्ट रेट, इस साइड मैंने क्या लिया, आउटपुट। अब मैं यहाँ देखती हूँ कि ये आपका क्या है, ये आपका आईएस कर्व है, ये आपका क्या है, एलएम कर्व है, और जहां पे ये दोनों इक्वेट कर रहे हैं वो आपकी क्या है, इक्विलिब्रियम की पोजीशन है। यहाँ पे आपका इंटरेस्ट रेट डोमेस्टिक और फॉरेन दोनों बराबर है, ये आपका आ गया वाई नोट। अब हम आगे अगर डिस्कस करें तो देखो, एक्सपेंशनरी फिस्कल पॉलिसी है, मतलब वही बात की गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर बढ़ेगा या टैक्स कम होगा या टैक्स ट्रांसफर रिसिप्ट्स आपको मिलेंगी। तो आईएस इससे आपका किस साइड शिफ्ट होगा, इससे आपका आईएस जो है वो राइटवर्ड शिफ्ट होगा, राइटवर्ड शिफ्ट होगा। तो आईएस को कर दो राइटवर्ड शिफ्ट, हमने कर दिया आईएस को आगे बढ़ा दिया, आईएस 1 कर दिया, ठीक है। अब इक्विलिब्रियम पॉइंट आ गया, ये इक्विलिब्रियम पॉइंट अगर आपका आ गया तो आपका इंटरेस्ट रेट डोमेस्टिक का ज्यादा हो गया कंपैरिजन टू फॉरेन, दो चीजें हुई, और आपकी इनकम y0 से y1 बन गई। तो इस चीज से आपकी दो चीजें हुई कि एक तो आपका क्या हुआ, इनकम बढ़ गई, और दूसरा आपका डोमेस्टिक इंटरेस्ट रेट ज्यादा है फॉरेन इंटरेस्ट रेट से। अगर आपकी इनकम बढ़ी तो इसका मतलब आप क्या करोगे, इंपोर्ट बढ़ाओगे। डोमेस्टिक इंटरेस्ट रेट ज्यादा है तो क्या होगा, कैपिटल इनफ्लो होगा। और अगर आप यहाँ पे बीओपी कर्व बनाओगे, बैलेंस ऑफ पेमेंट का जो कर्व बनाओगे, वो भी आपको क्या दिखा रहा है कि इक्विलिब्रियम इससे ऊपर है, मतलब इस साइड है, तो बीओपी क्या है, ग्रेटर देन जीरो, मतलब आपका क्या, बीओपी ग्रेटर देन जीरो, मतलब सरप्लस, और ग्रेटर देन जीरो का मतलब क्या होगा, एप्रिसिएशन। यहाँ पे मैंने रिवैल्यूएशन क्यों नहीं लिखा, एप्रिसिएशन क्यों लिखा, बिकॉज यहाँ पे फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट है, मार्केट से डिटरमाइन हो रहे हैं, इसलिए हम एप्रिसिएशन लिख रहे हैं। अगर यहाँ पे फिक्स्ड एक्सचेंज रेट होता तो हम क्या लिखते, रिवैल्यूएशन लिखते। हमारा क्या हो गया, बीओपी ग्रेटर देन जीरो, सरप्लस तो एप्रिसिएशन, डेफिसिट तो डेप्रिसिएशन। अब एप्रिसिएशन हुआ, उसका मतलब क्या है कि अगर $1 आपका 50 का था तो वो $1 कितने का हो गया, 40 का। कहने का मतलब क्या है, अब हमारे फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट है, मतलब मार्केट खुद डिसाइड करेगी, यहाँ गवर्नमेंट इंटरवीन नहीं करेगी। जब हमारे फिक्स्ड एक्सचेंज रेट थे तो गवर्नमेंट ने इंटरवीन किया और डॉलर की सप्लाई को कम ज्यादा कर दिया, लेकिन यहाँ पे हमारे फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट है तो यहाँ पे गवर्नमेंट तो इंटरवीन कर नहीं सकती, तो मतलब मार्केट खुद डिसाइड करेगी। और अगर आपको $1 में पहले 50 रुपए की चीज लेके जा रहे थे, अब फॉरनर सिर्फ 40 रुपए की चीज लेके जा रहे हैं, तो इनके लिए एक्सपोर्ट्स क्या हो गए, हमारे लिए एक्सपोर्ट्स क्या हो गए, कॉस्टली हो गए, और इंपोर्ट करना क्या हो गया, चीपर हो गया। पहले मैं 50 रुपए देती थी $1 के, अब मैं 40 रुपए ही देके $1 की चीज मंगा रही हूँ, तो इंपोर्ट क्या हो गए, इंपोर्ट चीप हो गए, और एक्सपोर्ट क्या हो गए, आपके कॉस्टली हो गए। इंपोर्ट बढ़ जाएंगे और एक्सपोर्ट क्या हो जाएंगे, कम हो जाएंगे। देखो, इंपोर्ट बढ़ेंगे और एक्सपोर्ट कम होंगे, तो इंपोर्ट के बढ़ने से और एक्सपोर्ट के कम होने से आईएस जो है, जो राइटवर्ड शिफ्ट हुआ था, वो वापस से क्या हो जाएगा, बैकवर्ड शिफ्ट हो जाएगा। वापस से इक्विलिब्रियम y1 से क्या आ जाएगा, y0 पे चला जाएगा, वापस इसी पॉइंट पे आ जाएंगे कि आईएस राइटवर्ड शिफ्ट हुआ पहले, लेकिन आपकी करेंसी अप्रिशिएट हुई, इंपोर्ट बढ़ गए तो आईएस क्या जाएगा, लेफ्टवर्ड शिफ्ट होगा, और आईएस वापस से इस इक्विलिब्रियम पे आ जाएगा। तो एक्सपेंशनरी फिस्कल पॉलिसी फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट में क्या होती है, इनइफेक्टिव होती है। क्लियर है, इफेक्टिवनेस नहीं हुई क्योंकि हमारी इनकम नहीं बढ़ी। अब अगर हम बात करें, आपका केस 2 हो गया, केस 3 देखते हैं। केस 3 हमारा क्या है, केस 3 एक्सपेंशनरी फिस्कल पॉलिसी, एक्सपेंशनरी मॉनेटरी पॉलिसी। फिस्कल पॉलिसी तो हमने कर ली ना, गवर्नमेंट चेंज करती है, और मॉनेटरी पॉलिसी मतलब यहाँ पे मनी सप्लाई में चेंज होगा। एक्सपेंशनरी मॉनेटरी पॉलिसी पहले हम देखेंगे फिक्स्ड एक्सचेंज रेट में, फिक्स्ड एक्सचेंज रेट में, और परफेक्ट मोबिलिटी तो हमारी है ही। तो अब हम आईएस और एलएम बनाते हैं और देखते हैं कि क्या हमारा इफेक्टिव होगी कि इनइफेक्टिव होगी। तो देखो, हमने क्या किया, आईएस कर्व बनाया, और फिर हमने क्या बनाया, एलएम कर्व बनाया। आईएस एलएम कर्व बना लिए। आईएस एलएम कर्व बनाने के बाद ये हमारा क्या हो गया, इक्विलिब्रियम पॉइंट हो गया, ये हमें इक्विलिब्रियम पॉइंट भी पता चल गया। अब उन्होंने क्या बोला कि हमने मॉनेटरी पॉलिसी, एक्सपेंशनरी मॉनेटरी पॉलिसी बनाई है, मतलब हमारी मॉनेटरी पॉलिसी, मनी सप्लाई हमें क्या करनी है, इंक्रीज करनी है। तो मनी सप्लाई इंक्रीज करने की वजह से हम क्या करेंगे, अपने एलएम को हम किस साइड शिफ्ट करेंगे,
राइटवर्ड शिफ्ट करेंगे, मनी सप्लाई इंक्रीज हो गई, एक्सपेंशनरी मॉनेटरी पॉलिसी है। तो उस पॉइंट पे हमारा इक्विलिब्रियम कहाँ गया, यहाँ पे अब ISLM कहाँ कट कर रहे हैं, यहाँ पे। तो जो पहले हमारा इक्विलिब्रियम E1 यहाँ पे था, अब वो इक्विलिब्रियम आ गया यहाँ पे, और ये बन गया हमारा दूसरा इक्विलिब्रियम, ये Y0, ये Y1। यहाँ पे आपका इंटरेस्ट रेट डोमेस्टिक और उसका बराबर है, ऊपर बढ़ता है तो इंटरेस्ट रेट डोमेस्टिक का बढ़ रहा है और नीचे है तो फॉरेन इंटरेस्ट रेट बढ़ रहा है ना। तो देखो दो चीजें हुई, एक तो आपकी इनकम बढ़ गई एक्सपेंशनरी मॉनेटरी पॉलिसी से, एक तो आपकी इनकम बढ़ी, दूसरा क्या बढ़ा, फॉरेन इंटरेस्ट रेट ज्यादा हुआ, किससे, डोमेस्टिक इंटरेस्ट रेट से। तो अगर आपकी इनकम बढ़ी तो क्या बढ़ेंगे, इंपोर्ट्स बढ़ेंगे, इंपोर्ट बढ़ेंगे तो मतलब करंट अकाउंट क्या जाएगा, करंट अकाउंट आपका डेफिसिट में जाएगा। फॉरेन इंटरेस्ट रेट ज्यादा होगा तो कैपिटल क्या करेगा, कैपिटल आउटफ्लो होगा, ये तो हमने वैसे समझा। और अगर हम देखें कि बीओपी हमारा परफेक्टली इलास्टिक है, और मैंने क्या बोला था, अगर बीओपी से ऊपर इक्विलिब्रियम बन रहा है, अगर बीओपी से ऊपर इक्विलिब्रियम बन रहा है तो वो सरप्लस को शो करेगा, एप्रिसिएशन को। अगर बीओपी कर्व से नीचे इक्विलिब्रियम बन रहा है तो वो डेप्रिसिएशन को शो करेगा, डिवैल्यूएशन को शो करेगा, ठीक है। सो यहाँ पे देखो आपका इक्विलिब्रियम यहाँ बन रहा है, इसका मतलब बीओपी क्या होगा, बीओपी डेफिसिट, और डेफिसिट है और फिक्स्ड एक्सचेंज रेट है तो क्या होगा, डिवैल्यूएशन होगा, है ना, डिवैल्यूएशन होगा। अब कहने की बात, अगर $1 डिवैल्यूएशन है, मतलब $1 50 का है, तो डिवैल्यूएशन होके $1 कितने का हो गया, 70 का। $1 में कोई इंसान 50 रुपए की चीज लेके जा रहा था, फॉरनर, अब वही बंदा $1 में 70 रुपए की चीज लेके जा रहा है, तो उसके लिए फायदा है। अब इस चीज को कौन मैनेज करेगा, आरबीआई मैनेज करेगा। फिक्स्ड एक्सचेंज रेट है तो एक्सपोर्ट इंपोर्ट को तो हम चेंज कर नहीं सकते, है ना, हम सिर्फ जो है डॉलर की सप्लाई को कम ज्यादा कर सकते हैं। तो इस चीज को हमें सॉल्व करने के लिए डॉलर की सप्लाई ज्यादा करनी पड़ेगी, तभी डॉलर आपका सस्ता पड़ेगा। तो हम क्या करेंगे, मनी की सप्लाई तो कम कर देंगे, क्योंकि मनी जो है 70 का हो गया, तो हमने मनी की सप्लाई को तो क्या कर दिया, कम कर दिया, और डॉलर की सप्लाई को क्या कर दिया, बढ़ा दिया। मनी की सप्लाई कम करने से ये इक्विलिब्रियम में आ जाएगा, और मनी की सप्लाई कम हो गई तो हमारा एलएम कर्व क्या होगा, वापस से बैकवर्ड शिफ्ट करेगा, जो फॉरवर्ड शिफ्ट किया था वो वापस से बैकवर्ड शिफ्ट करेगा, क्योंकि हम मनी की सप्लाई को हमें क्या करना पड़ेगा, कम करना पड़ेगा इस डेफिसिट की प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, क्योंकि हमें क्या चाहिए, बैलेंस चाहिए चीजें। तो वापस से एलएम जो है वापस से बैकवर्ड शिफ्ट करेगा और इक्विलिब्रियम वापस से यहीं पे आ जाएगा, और हमारी एक्सपेंशनरी मॉनेटरी पॉलिसी इन केस ऑफ फिक्स्ड एक्सचेंज रेट, फिक्स्ड एक्सचेंज रेट क्या होगी, नॉट इफेक्टिव, इफेक्टिव नहीं हुई। अगर यहाँ पे फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट होता तो हम यहाँ पे एक्सपोर्ट इंपोर्ट कर लेते और चेंज करते, लेकिन यहाँ पे एक्सपोर्ट इंपोर्ट कर नहीं सकते, मॉनेटरी है, फिक्स्ड एक्सचेंज रेट है, मतलब सरकार ही करेगी कुछ ना कुछ। तो उसने मनी सप्लाई को क्या कर दिया, मनी सप्लाई को कम किया, क्योंकि मनी सप्लाई ज्यादा है, तभी तो $1 50 से 70 का हो गया, क्योंकि मनी की सप्लाई ज्यादा है इकोनॉमी में। अब हम चलते हैं केस 4 पे। अब हम केस 4 अगर डिस्कस करें तो केस 4 आपका क्या कहता है, केस 4 एक्सपेंशनरी मॉनेटरी पॉलिसी, एक्सपेंशनरी मॉनेटरी पॉलिसी, अब हम लेंगे फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट और परफेक्ट मोबिलिटी एंड परफेक्ट मोबिलिटी। देखो हमने बनाया आईएस और एलएम, और अब हम देखेंगे हम क्या कर सकते हैं। इस साइड इंटरेस्ट रेट, इस साइड आपकी इनकम, इस साइड हमने क्या ले लिया, आपका आईएस कर्व, इस साइड हमने क्या ले लिया, आपका एलएम कर्व। अब उसने बोला एक्सपेंशनरी मॉनेटरी पॉलिसी है, मतलब हमने मनी सप्लाई को क्या करना पड़ेगा, अगर जो हमारा इक्विलिब्रियम यहाँ पे है आई और वाई, तो एक्सपेंशनरी मॉनेटरी पॉलिसी है, मतलब मनी सप्लाई इंक्रीज हुई, मनी सप्लाई इंक्रीज हुई तो हमारा कर्व किस साइड शिफ्ट हो गया, LM1 बन गया, राइटवर्ड शिफ्ट हुआ, और आपका इंटरेस्ट रेट कम हो गया और इनकम जो है वो बढ़ गई, आउटपुट जो है वो बढ़ गया। यहाँ पे फॉरेन इंटरेस्ट रेट ज्यादा हो गया, यहाँ बढ़ता तो डोमेस्टिक होता। तो क्या क्या चीजें हुई, एक तो आपका फॉरेन इंटरेस्ट रेट बढ़ गया डोमेस्टिक इंटरेस्ट रेट से, दूसरी आपकी इनकम बढ़ गई, इनकम बढ़ गई तो इंपोर्ट बढ़ गए, फॉरेन इंटरेस्ट रेट ज्यादा हो गया तो क्या हो गया, कैपिटल आउटफ्लो होगा आपकी इस केस में, क्योंकि फॉरेन में इंटरेस्ट रेट ज्यादा बन रहा है, लोग बाहर जाके इन्वेस्ट करेंगे। आपने बीओपी वही बनाया हॉरिजॉन्टल, क्योंकि परफेक्ट मोबिलिटी है, बीओपी के नीचे इक्विलिब्रियम बन रहा है तो क्या होगा, डेफिसिट होगा, तो बीओपी डेफिसिट मतलब लेस देन 0, बीओपी डेफिसिट हुआ। बीओपी डेफिसिट होने का मतलब क्या है कि $1 50 का है और फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट है तो क्या होगा, ये डेप्रिसिएशन। अगर फिक्स्ड एक्सचेंज रेट होता तो क्या होता, डिवैल्यूएशन। $1 50 का है तो वो $1 कितने का हो जाएगा,
70 का हो जाएगा। मतलब अगर कोई इंसान पहले $1 में 50 रुपए की चीज लेके जा रहा था, वो 70 की लेके जाएगा, तो इससे हमारे एक्सपोर्ट्स जो है वो बढ़ जाएंगे, क्योंकि ये फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट है, मतलब मार्केट डिसाइड करेगी, तो वो एक्सपोर्ट बढ़ाएगी, एक्सपोर्ट बढ़ाएगी और इम्पोर्ट हमारे क्या हो जाएंगे, कम हो जाएंगे। और जैसे ही एक्सपोर्ट बढ़ेंगे, हमारा आईएस किस साइड शिफ्ट करेगा, हमारा आईएस जो है वो राइटवर्ड शिफ्ट करेगा, और राइटवर्ड शिफ्ट करेगा तो वो यहाँ पे कट करेगा, दूसरा इक्विलिब्रियम यहाँ पे आएगा। तो यहाँ से हमारा इक्विलिब्रियम, फाइनल इक्विलिब्रियम कहाँ आ गया, y2 पे आ गया। मतलब इनकम जो हमारी, आउटपुट जो हमारा y नोट पे था, वो अब हमारी क्या हो गई, y2 हो गई, इतना इंक्रीज हुआ। मतलब एक्सपेंशनरी मॉनेटरी पॉलिसी फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट के केस में क्या रहती है, इफेक्टिव रहती है। ये हमारा कंक्लूजन है। अब मैं आपको कंक्लूजन भी बता देती हूँ, जिसको नहीं समझ में आया वो रट ले और करे। अगर हमारी मॉनेटरी पॉलिसी है और फिक्स्ड एक्सचेंज रेट है, इस साइड ले लो फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट, एक मॉनेटरी पॉलिसी और एक आपकी फिस्कल पॉलिसी। तो मॉनेटरी पॉलिसी इन फिक्स्ड एक्सचेंज रेट के केस में इनइफेक्टिव, मॉनेटरी पॉलिसी फ्लेक्सिबल के केस में इफेक्टिव, फिस्कल के केस में फिक्स्ड इफेक्टिव। मतलब ये इनइफेक्टिव है तो ये इफेक्टिव, ये इफेक्टिव है तो ये क्या हो गया, इनइफेक्टिव। याद करना है तो यहाँ से कर लेना, लेकिन आप डायरेक्टली क्वेश्चन नहीं आते हैं, डिटेल में आते हैं कि आप एक्सपोर्ट बढ़ाओगे, इंपोर्ट बढ़ाओगे, क्या होगा। तो उसके लिए तो आपको ये समझना जरूरी है, एक दो बार देखोगे अच्छे से समझ में आ जाएगा। ठीक है, मैंने आपको परफेक्ट मोबिलिटी का केस बताया है, अब आपको जीरो मोबिलिटी और इम्परफेक्ट मोबिलिटी खुद करनी है। ये हो गया आपका बीओपी जब जीरो मोबिलिटी का केस है, और ये हो गया आपका इम्परफेक्ट। ऊपर है सरप्लस, नीचे है जीरो, इस साइड है राइट हैंड साइड है सरप्लस, लेफ्ट हैंड साइड है डेफिसिट। ठीक है, ध्यान रखोगे, अगर इस साइड है तो सरप्लस, इस साइड है तो डेफिसिट। वो केस आप खुद करोगे, नहीं समझ में आएगा तो मैं एक अलग से क्लास में लेके समझा दूंगी, लेकिन प्रैक्टिस आपको खुद करनी है। ठीक है, ये और मैं आपको कंक्लूजन भी बता दूंगी एंड में, अगर कंक्लूजन कहोगे तो अभी बता देती हूँ। देखो कंक्लूजन हमारे क्या है, ये चीज आप लिख लो, नोट कर लेना अच्छे से। जैसे ये हमारा कंक्लूजन है ना परफेक्ट मोबिलिटी का, वैसे ही हमारे कंक्लूजन सारे ही मैं आपको लिखवा देती हूँ। तो जब आप सॉल्व करोगे तो आपको जो है वो समझ में आ जाएगा, आंसर जो है वो पता चलेगा कि ये है। सबसे पहले अगर हम बात करें जीरो कैपिटल मोबिलिटी, जीरो कैपिटल मोबिलिटी का मतलब एच जीरो है, मतलब हमारा ये जो बीओपी बनेगा वो वर्टिकल बनेगा। ठीक है, एक फिक्स्ड मॉनेटरी फिस्कल, ये लाइन सीधी बनती नहीं है इसमें, 1 2 3। देखो इस साइड मैंने ले ली फिक्स्ड और इस साइड ले लिया मैंने फ्लेक्सिबल। ठीक है, फिक्स्ड और फ्लेक्सिबल, और ये ले लो मॉनेटरी और ये ले लो फिस्कल। फ्लेक्सिबल के केस में ये मॉनेटरी और ये ले लो फिस्कल। ठीक है, तो जीरो कैपिटल मोबिलिटी के केस में मॉनेटरी पॉलिसी नॉट इफेक्टिव, फिस्कल पॉलिसी नॉट इफेक्टिव, फ्लेक्सिबल में इफेक्टिव होगी, डिपेंड्स ऑन द स्लोप ऑफ आईएस एंड एलएम के स्लोप के हिसाब से इफेक्टिव होगी। फिस्कल पॉलिसी भी इफेक्टिव होगी, डिपेंड्स ऑन द स्लोप ऑफ आईएस एलएम। जीरो कैपिटल मोबिलिटी, इम्परफेक्ट कैपिटल मोबिलिटी के केस में मतलब हमारा बीओपी जीरो और इंफिनिटी के बीच में जो हमारी एच है वो लाई करेगा, जीरो टू इंफिनिटी, ये हमारा बनेगा बीओपी का डायग्राम। इसमें नॉट इफेक्टिव, इसमें इफेक्टिवनेस इंक्रीज होगी, जैसे जैसे मोबिलिटी बढ़ेगी वैसे वैसे इफेक्टिवनेस भी बढ़ेगी। इसके केस में भी इफेक्टिवनेस इंक्रीज होगी, जैसे जैसे मोबिलिटी बढ़ेगी वैसे वैसे इफेक्टिवनेस बढ़ेगी। यहाँ पे इफेक्टिवनेस जो है वो कम होगी विथ मोबिलिटी, मोबिलिटी के हिसाब से इफेक्टिवनेस कम होती जाएगी फिस्कल पॉलिसी के केस में, यहाँ पे इंक्रीज होगी। वहीं अगर मैं परफेक्ट मोबिलिटी की बात करूं, जो केस अभी हमने किया, परफेक्ट मोबिलिटी मतलब ये हमारा बीओपी बनेगा, मतलब एच इंफिनिटी होगा। फिक्स्ड मॉनेटरी केस में नॉट इफेक्टिव, फिस्कल में इफेक्टिव, फ्लेक्सिबल मॉनेटरी में इफेक्टिव, और जो है फिस्कल में नॉट इफेक्टिव। ये मैं आपको शेयर भी कर दूंगी चार्ट, ये चार्ट मैं आपको शेयर भी कर दूंगी, नोट डाउन करना है तो नोट डाउन भी कर लेना। राइटिंग थोड़ी सी सही नहीं आ रही, पता नहीं क्यों, क्या दिक्कत है। अब हम आगे जो है वो डिस्कस करते हैं, ये हमारा जो है वो हो चुका है, कोई भी डाउट हो तो मुझे बताना। ठीक है, ये हमने कर लिया था, ISLM सारा हमने कर लिया था डिस्कस। अब हम आगे डिस्कस करेंगे, ये मैंने केसेस भी आपको समझा दिए थे, ये कंप्लीट समझा दिया। उसके बाद आगे देखते हैं, 44 पेज ही खाली छोड़ रखा था, ये मैंने करवा दिया आपको,
ये भी करवा दिया इक्वेशन। उसके बाद हमने क्या देखना है, ये मैंने केसेस आपको करवाई थी अच्छे से। केसेस की मैं, अगर आप मुझे मैसेज कर देना कि मैम ये चीज़ें आप शेयर कर दो, तो वो मैं शेयर कर दूंगी, ठीक है। कंप्लीट नोट्स नहीं शेयर कर पाऊंगी, सॉरी उस चीज़ के लिए। मैंने आपको हर रोज बता देती हूँ, बट फिर भी मैसेजेस आते रहते हैं कि कंप्लीट नोट्स शेयर कर दो। समझो यार, मैं कैसे बताऊँ तुम्हें, किस तरीके से समझाऊँ। कंप्लीट नोट्स शेयर करना इतना आसान नहीं है, तुम्हें मैं बता नहीं पा रही हूँ। हाँ देखो, इम्पॉसिबल ट्रिनिटी या फिर पॉलिसी ट्रायलेमा, ये मैंने आपको पिक्चर जो है वो शेयर भी की थी, क्योंकि ये 2-3 बार क्वेश्चन आ चुका है। देखो 3 चीजों से बनती है, एक आपको शो करेगा फ्री कैपिटल मोबिलिटी, एक आपको शो करेगा एक्सचेंज रेट मैनेजमेंट, और एक शो करती है मॉनेटरी ऑटोनॉमी। फ्री कैपिटल मोबिलिटी का मतलब है कि कैपिटल आउटफ्लो और इनफ्लो हो सकती है, ठीक है। कैपिटल फ्रीली मोबाइल है, इंटरेस्ट रेट पे डिपेंड करेगी, जहां पे इंटरेस्ट रेट ज्यादा होगा वहीं पे इनफ्लो करेगा। एक्सचेंज रेट का मतलब क्या है कि आपने फिस्कल पॉलिसी फ्लेक्सिबल फिक्स्ड एक्सचेंज रेट है या फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट है, तो वो एक्सचेंज रेट। मॉनेटरी ऑटोनॉमी मतलब फाइनेंशियल स्टेबिलिटी कितनी है, मनी सप्लाई इंक्रीज डिक्रीज आप कैसे कर सकते हो। तो देखो, अगर आपकी इकोनॉमी में फ्री कैपिटल मोबिलिटी है और फाइनेंशियल स्टेबिलिटी है, मतलब मॉनेटरी ऑटोनॉमी है, तो फ्लेक्सिबिलिटी नहीं होगी एक्सचेंज रेट में, नो फ्लेक्सिबिलिटी, जो मैंने यहाँ पे समझा रखा है। अगर ये दोनों चीजें हैं तो ये फ्लेक्सिबिलिटी नहीं होगी। अगर फिस्कल पॉलिसी फ्लेक्सिबिलिटी है, मतलब एक्सचेंज रेट मैनेजमेंट है, और मॉनेटरी ऑटोनॉमी है, तो कैपिटल मोबिलिटी नहीं होगी। मतलब 2 चीजें होंगी तो एक चीज नहीं होगी। ये है इम्पॉसिबिलिटी ट्रायलेमा, कि तीनों चीजें कभी भी एक साथ नहीं हो सकती। अगर फ्री कैपिटल मोबिलिटी है और एक्सचेंज रेट मैनेजमेंट है, तो फिर फाइनेंशियल स्टेबिलिटी नहीं होगी, फाइनेंशियल इंस्टेबिलिटी होगी, ठीक है। ये डायग्राम मैंने आपको शेयर भी किया था, कि इंपॉर्टेंट था। अब बात करते हैं फ्रीडमैंस के परसेंट रूल क्या कहता है, जो मैंने आपको पहले ही बताया था, MV इज इक्वल टू PY है ना। और हमें इसमें मनी सप्लाई इंक्रीज हुआ तो कितनी परसेंट हमारा इंक्रीज हुआ, आउटपुट या इकोनॉमिक ग्रोथ कितना होगा। मैंने आपको बोला था कि जब हम परसेंटेज में निकाल रहे हैं तो हम चीजों को अगर मल्टीप्लाई में है तो क्या करते हैं, प्लस करते हैं। तो ये M आपको क्या शो कर रहा है, ग्रोथ ऑफ मनी, V आपको वेलोसिटी, P आपको प्राइस, और Y आपको आउटपुट जो है वो उसको शो कर रहा है। तो चेंज इन मनी सप्लाई, चेंज इन वेलोसिटी किसके बराबर है, प्राइस और इसके बराबर है। अगर मैं वेलोसिटी को 0 मान रही हूँ, कांस्टेंट मान रही हूँ, कांस्टेंट मान रहे हैं, तो चेंज इन मनी सप्लाई किसके बराबर होगा, P प्लस Y, और वेलोसिटी अगर आप इस साइड लेके जा रहे हो, अगर आपको सिर्फ चेंज इन मनी सप्लाई मानना है, तो ये चेंज इन Y इधर चला जाएगा तो माइनस बन जाएगा। ये परसेंटेज चेंज इन प्राइस आपको क्या शो करेगा, इन्फ्लेशन शो करेगा। तो इस तरीके से आप जो है क्वेश्चन निकाल सकते हो। क्वेश्चन आया हुआ था, ये मैंने एक सॉल्व करके देखा था, ये क्या क्वेश्चन है, ठीक है। अब ये मैंने लिख भी रखा है कि फ्लैटर IS, स्टीप LM, तो मॉनेटरी पॉलिसी इफेक्टिव, फिस्कल पॉलिसी इनइफेक्टिव। स्टीप IS है, फ्लैटर LM है, तो फिस्कल पॉलिसी इफेक्टिव और मॉनेटरी पॉलिसी लेस इफेक्टिव। ये नोट बना के आप भी लिख लेना, बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, नाउ मूविंग फर्दर, हम इन्फ्लेशन की बात करते हैं। देखो नेक्स्ट टॉपिक, इन्फ्लेशन। क्रीपिंग इन्फ्लेशन है, मतलब 2 से 3% बढ़ रहा है। वॉकिंग या मॉडरेट इन्फ्लेशन है तो 3 से 10% बढ़ रहा है। रनिंग या गैलोपिंग इन्फ्लेशन है तो 10 to 49% बढ़ रहा है। और हाइपर इन्फ्लेशन है तो 50% जो है वो इंक्रीज हो रहा है हमारा इन्फ्लेशन। कोर इन्फ्लेशन मतलब फूड और एनर्जी को एक्सक्लूड करके जो इन्फ्लेशन है। और हेडलाइन इन्फ्लेशन मतलब ओवरऑल इन्फ्लेशन। अगर हम इकोनॉमिक सर्वे 21-22 की बात करें तो रिफाइंड कोर इन्फ्लेशन उन्होंने एक टर्म दी थी। कोर इन्फ्लेशन तो थी जिसमें से फूड और एनर्जी को इंक्लूड किया था, लेकिन बाद में रिफाइंड कोर इन्फ्लेशन जो है वो टर्म इंट्रोड्यूस हुई, जिसमें हेडलाइन इन्फ्लेशन में से पेट्रोल, डीजल, लुब्रिकेंट्स, अदर फ्यूल्स, फूड, बेवरेजेस, फ्यूल एंड लाइट, फूड एनर्जी के अलावा ये सारी चीजें भी क्या करी है, माइनस की गई है। देखो इन्फ्लेशन का मतलब क्या होता है, प्राइस इंक्रीज होना इंक्रीजिंग रेट से। डिफ्लेशन का मतलब जनरल डिक्रीज होना प्राइस लेवल में। और डिसइन्फ्लेशन का मतलब होता है कि रेट ऑफ इन्फ्लेशन तेजी से नहीं, धीरे धीरे बढ़ रहा है, रेट ऑफ इन्फ्लेशन हमारा कम है। रीफ्लेशन का मतलब क्या होता है कि जब आपका डिफ्लेशनरी प्रेशर कम हो और जनरल प्राइस लेवल आपके ज्यादा हो, ठीक है, प्रेशर इतना ना हो, मतलब उस टाइम पे आपकी गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर बढ़ रहे हो, अनएम्प्लॉयमेंट कम हो रही हो, और आपका एग्रीगेट एक्सपेंडिचर, एग्रीगेट डिमांड बढ़ रहा है, तो उसे हम क्या कहते हैं, पंप प्राइमिंग कहते हैं। पंप प्राइमिंग किसे कहते हैं, जिस केस में आपका गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर बढ़ रहा है और अनएम्प्लॉयमेंट आपकी कम हो रही है। स्क्यूफ्लेशन किसे कहते हैं, जब आपके प्राइस इंक्रीज हो रहे हैं वन और स्मॉल ग्रुप के लिए, कुछ सेक्टर्स में ही इन्फ्लेशन आ रहा है, तो वो स्क्यूफ्लेशन है। अगर आपके कुछ जगह कांस्टेंट प्राइस है, कुछ जगह डिफ्लेशन आ रहा है, तो वही है कि एक से ज्यादा या 2-3 सेक्टर्स में प्राइस बढ़ रहा है, बाकी सब में या तो कांस्टेंट या डिफ्लेशन है। एगफ्लेशन किसे हम कहते हैं, एग्रीकल्चर से रिलेटेड है कि प्राइस इंक्रीज हो रहे हैं फूड और एग्रीकल्चर क्रॉप्स के। क्या क्या कारण है इन्फ्लेशन के, ये क्वेश्चन भी आ चुका है। डिमांड पुल,
कोस्ट पुश, स्ट्रक्चरल बोटलनेक्स, मॉनेटरी पॉलिसी इंटरवेंशन, एक्सपेंशनरी पॉलिसी। स्ट्रक्चरल बोटलनेक्स में एचपीएससी सब्जेक्टिव में पेपर क्वेश्चन में आया था स्ट्रक्चरल बोटलनेक्स से रिलेटेड, और शायद हाँ, और स्क्रीनिंग में भी आया था। डिमांड पुल इन्फ्लेशन की बात करें तो ये केन्स ने दिया है, इसका मतलब जब एग्रीगेट डिमांड ग्रेटर देन है एग्रीगेट सप्लाई से फुल एम्प्लॉयमेंट के केस में। कोस्ट और पुश इन्फ्लेशन का मतलब क्या है, जब एग्रीगेट सप्लाई बढ़ रही है, किस वजह से, क्योंकि हमारी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन जो है वो बढ़ रही है। एग्रीगेट डिमांड कांस्टेंट है, ये क्लासिकल का केस है, उसने कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन और केन्स ने डिमांड पुल इन्फ्लेशन की बात की। स्ट्रक्चरल बोटलनेक्स की अगर हम बात करें तो इसका मतलब क्या है कि एग्रीकल्चर प्राइसेस में फ्लक्चुएशन है, हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर वीक है, उस वजह से मतलब जो हमारी इकोनॉमी को बढ़ने में एक जो है बैरियर की तरह काम कर रहे हैं। मॉनेटरी पॉलिसी इंटरवेंशन सेंट्रल बैंक कर सकती है, तब हमारे इन्फ्लेशन का कारण बन सकता है, या एक्सपेंशनरी फिस्कल पॉलिसी लिया है तो इन्फ्लेशन का कारण बन सकते हैं। उसके बाद है ट्रायंगुलर मॉडल ऑफ इन्फ्लेशन, न्यू केन्सियन ने दिया, और ये रॉबर्ट जे गॉर्डन के नाम पे, ठीक है। क्या बोला गया कि डिमांड पुल इन्फ्लेशन और कॉस्ट पुल इन्फ्लेशन में एक बीच में एक चीज है, मतलब एक बिल्ट इन इन्फ्लेशन है जो हमेशा ही रहेगा ऑलरेडी एक सिस्टम में, एक्सपेक्टेड पार्ट इकोनॉमी का, कि ये चीजें जो है इकोनॉमी में होगी ही होगी, आप इससे बच नहीं सकते। उसके बाद अगर हम स्टैगफ्लेशन की बात करें तो वो क्या कहता है कि जब प्राइस इंक्रीज हो रहे हैं और ग्रोथ एंड एम्प्लॉयमेंट आपकी फॉल कर रही है, प्राइस बढ़ रहे हैं और ग्रोथ और एम्प्लॉयमेंट आपकी फॉल कर रही है, तो उसे हम क्या कहते हैं, स्टैगफ्लेशन। स्लम्प या रिसेशन के केस में हम क्या करते हैं, या तो टैक्सेस को कम या गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर को ज्यादा। डिप्रेशन के केस में आप ये ध्यान रखना कि एक चीज को हम कांस्टेंट माने, अगर मैंने टैक्स को कांस्टेंट माना है तो मैं गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर बढ़ा सकती हूँ डिप्रेशन को सॉल्व करने के लिए। अगर मैं गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर को कांस्टेंट मान रही हूँ तो हम गवर्नमेंट को क्या करना पड़ेगा, टैक्स कम करना पड़ेगा डिप्रेशन की सिचुएशन को सॉल्व करने के लिए। सैक्रिफाइस रेशियो किसके बराबर होता है, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन लॉस्ट या फिर चेंज इन कॉस्ट ऑफ जीडीपी डिवाइडेड बाय परसेंटेज चेंज इन इन्फ्लेशन। मतलब सैक्रिफाइस रेशियो आपको शो करता है आउटपुट कॉस्ट ऑफ रिड्यूसिंग इन्फ्लेशन, इन्फ्लेशन को कम करने के लिए मेरे पास कितनी कॉस्ट आएगी। ऑप्टिमल इन्फ्लेशन रेट 1 से 3% डेवलप्ड नेशन में रहता है और 6 से 7% लेस डेवलप्ड कंट्रीज में इतना इन्फ्लेशन रहता ही रहता है, ठीक है। इकोनॉमिक्स क्या है, ये किसके नाम पे है, रोनाल्ड रेगन पॉलिसीज इन्होंने लेके आए थे, 40th यूएस प्रेसिडेंट थे, जिन्होंने कहा था कि टैक्स का कम और गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर का कम करने से बचाए हम मिलिट्री एक्सपेंडिचर, कि हम चीजों को सॉल्व करने के लिए जब बहुत ज्यादा स्टैगफ्लेशन आ गया था तो इकोनॉमिक्स जो है वो इंट्रोड्यूस की गई बाय रोनाल्ड रेगन। उन्होंने बोला कि टैक्स कम करो, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर कम करो और मिलिट्री स्पेंडिंग बढ़ा दो और डीरेगुलेशन कर दो डोमेस्टिक मार्केट का, रेगुलेट मत करो उन्हें, कंट्रोल मत करो, डीरेगुलेशन कर दो, मिलिट्री स्पेंडिंग बढ़ा दो, टैक्स कम करो और गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर कम करो, ठीक है। इन्फ्लेशन की वजह से क्या आता है, डेप्रिसिएशन आता है, डेप्रिसिएशन होगा तो एक्सपोर्ट ज्यादा, इंपोर्ट कम। इन्फ्लेशन बेनिफिट किसको करता है, डेटर को और बोरोवर को, और हर्ट्स किसे करता है, क्रेडिटर्स को और बॉन्ड होल्डर्स को या फिर लैंडर्स को, क्वेश्चन आ चुका है। इन्फ्लेशन की वजह से एलएम लेफ्टवर्ड शिफ्ट होगा, मनी सप्लाई, बट ड्यू टू डेप्रिसिएशन से हमारा आईएस राइटवर्ड शिफ्ट होगा क्योंकि हमारे एक्सपोर्ट्स जो है वो इंक्रीज होंगे। बट हैंसियन डायनेमिक मॉडल ऑफ डिमांड इन्फ्लेशन 1951 में जो आया उसने क्रिटिसाइज किया केन्स को और बोला कि इन्होंने वेज प्राइस रिजिडिटी के बारे में बोला है, लेकिन हैंसियन ने बोला कि वेज प्राइस क्या होने चाहिए, फ्लेक्सिबल होने चाहिए। और केन्सियन ने डिमांड पुल इन्फ्लेशन की बात की थी, लेकिन बेंट हैंसन ने बोला कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन भी हो सकता है, ठीक है। इन्फ्लेशन के क्या क्या रीजन हो सकते हैं, कि आपकी एक्सेस डिमांड फॉर गुड है, एक्सेस डिमांड फॉर फैक्टर्स है, तो बेंट हैंसन ने क्या क्या अजम्पशन ली, परफेक्ट कंपटीशन है, एक ही कमोडिटी प्रोड्यूस होगी, एक ही वेरिएबल फैक्टर होगा जो कि लेबर, शॉर्ट रन में होगा, फुल एम्प्लॉयमेंट में होगा, प्राइसेस एट मूवमेंट परसिस्ट इन फ्यूचर, जो आज है वो फ्यूचर में भी रहेंगे प्राइसेस, क्वांटिटी ऑफ लेबर सर्विस पर यूनिट टाइम हमें गिवन होगा। तो ये उन्होंने डायग्राम दिया था, इतना इंपॉर्टेंट है नहीं, बस जो चीज इंपॉर्टेंट थी मैंने आपको बता दी। नाउ अगर हम पोस्ट केन्सियन डिमांड फॉर मनी की बात करें, केन्स का लिक्विडिटी ट्रैप जो हमने कल डिस्कस किया था कि बाद में बॉमल और टॉबिन ने भी दिया था, ठीक है। इन्होंने तो सिर्फ क्या बोला था, डिमांड फॉर ट्रांजैक्शन प्रिकॉशनरी और स्पेकुलेटिव, कि दो ही पोर्टफोलियो, एक तो कैश डिमांड डिपॉजिट और बॉन्ड, ये केन्स ने बोला था। लेकिन उसके बाद आए बॉमल और टॉबिन, तो उन्होंने क्या बोला कि डिमांड फॉर ट्रांजेक्शन जो है वो इंटरेस्ट इन इलास्टिक है, ऐसा केन्स ने बोला। तो बॉमल ने यही टारगेट किया कि ऐसा कुछ नहीं है, मनी डिमांड फॉर ट्रांजैक्शन भी इंटरेस्ट इलास्टिक हो सकती है। लेकिन केन्स ने क्या बोला था, इंटरेस्ट इन इलास्टिक, मनी डिमांड फॉर ट्रांजैक्शन इंटरेस्ट इन इलास्टिक होगी, लेकिन इसी चीज पे बॉमल ने टारगेट किया और बोला कि इंटरेस्ट इलास्टिक होगी।
फिर टॉबिन ने कहा टारगेट किया कि क्वींस ने बोला कि पीपल या तो कैश में रखेंगे या बॉन्ड में रखेंगे, तो टॉबिन ने बोला कि नहीं, कैश, बॉन्ड, लो इक्विटीज पोर्टफोलियो, ये भी इनका इक्विटीज में भी वो रख सकते हैं। तो केन्स थ्रू ट्रांजैक्शन डिमांड फॉर मनी एक्सटेंडेड बाय द बोमल एंड टॉमिंग बाय फॉलोइंग द इन्वेंट्री थ्योरेटिक अप्रोच। ये मैचअप में आ चुका है कि इन्वेंट्री थ्योरेटिक अप्रोच किसकी है। तो दैट मच कैश शुड बी होल्ड विच मिनिमाइज द कॉस्ट ऑफ होल्डिंग मनी फॉर ट्रांजैक्शन पर्पस। देखो, आपको उतना ही कैश अपने पास रखना चाहिए जो आपकी कॉस्ट को कम से कम करे। तो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट और विड्रॉल कॉस्ट हमारी आती है, तो वो किसके बराबर होगी, इंसान इतना ही पैसा अपने हाथ में रखे जिससे उसको ज्यादा कॉस्ट ना पड़े। बार बार अगर एटीएम में जाएगा तो शू लेदर कॉस्ट पड़ेगी, ठीक है, बार बार उसे चक्कर काटने पड़ेंगे, ऑटो का किराया देने पड़ेगा, फिर पैसे निकाल के लाएगा। हालांकि अभी तो हम गूगल पे से कर लेते हैं ट्रांजेक्शन। सो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट और विड्रॉल कॉस्ट किसके बराबर आएगी, सम ऑफ इंटरेस्ट इंक्लूडिंग इंटरेस्ट लॉस्ट अपॉर्चुनिटी कॉस्ट प्लस विड्रॉल कॉस्ट आपकी ट्रांजेक्शन कॉस्ट, शू लेदर कॉस्ट, ट्रैवल गए, आप बैंक तक गए, लो वेजेस वाइल मेकिंग ट्रिप टू बैंक, छुट्टी लेनी पड़ेगी, हाफ डे लेना पड़ेगा, ब्रोकर को फीस देनी पड़ेगी कि बॉन्ड्स को कैश में कन्वर्ट करो, तो इन सब से बचने के लिए विड्रॉल कॉस्ट जो हमारी आएगी। तो इन्होंने फॉर्मूलेज दिए हैं कुछ, जिसमें इन्होंने बोला है कि टोटल कॉस्ट ऑफ होल्डिंग मनी किसके बराबर है, आई इंटू वाई डिवाइडेड बाई 2n प्लस एफ इंटू एन। मतलब देखो, y का मतलब क्या है, टोटल स्पेंडिंग जो हम करते हैं ओवर द ईयर, आई का मतलब क्या है, इंटरेस्ट रेट जो हमें सेविंग अकाउंट में मिल रहा है, एन का मतलब क्या है, नंबर ऑफ ट्रिप्स जो बैंक तक जा रहे हैं बंदा, एफ का मतलब क्या है, कॉस्ट ऑफ ट्रिप टू बैंक, बैंक में हम कितनी कॉस्ट, बैंक में जा रहे हैं तो कितना पैसा लग रहा है, y बाई 2n का मतलब क्या है, एवरेज मनी होल्डिंग हमें कितनी रखनी है, आई इंटू वाई बाई 2n मतलब फोरगोन इंटरेस्ट हमें कैलकुलेट करना है, और कॉस्ट ऑफ नंबर ऑफ ट्रिप्स टू बैंक कैसे कैलकुलेट करते हैं, एफ इंटू एन। एफ इंटू एन मतलब नंबर ऑफ ट्रिप, मतलब एक बार में जाने में 20 रुपए लग रहे, मैं 2 बार गई तो कितने रुपए लगे, 40 रुपए लग गए। ये आपकी कॉस्ट ऑफ नंबर ऑफ ट्रिप्स है। ये कुछ फॉर्मूलाज हैं और ये इनकी डेफिनेशन है, ये फॉर्मूलाज आप लिख लेना और याद कर लेना उन्हें, ठीक है। नाउ मूविंग टुवर्ड फर्दर, मुंडल फ्लेमिंग मॉडल किसका है, इम्परफेक्ट कंपटीशन का है। इस केस में नॉट वेरी इफेक्टिव, इफेक्टिव ये आप खुद सॉल्व करोगे, फिर मैं आपको ये जो है शेयर कर दूंगी सॉल्व करने के बाद, ठीक है। ये मैंने आपको लिखवाई दिया है, किसी को अगर फोटो लेनी है तो ऐसे ले भी सकते हो, ओके। नाउ डॉन बुश ओवरशूटिंग मॉडल का कंक्लूजन मैं बता देती हूँ कि ये क्या कहता है। देखो, सबसे पहले अगर हम बात करें अजम्पशन की डॉन बुश ओवरशूटिंग मॉडल की, तो उन्होंने बोला स्मॉल ओपन इकोनॉमी है, इकोनॉमी स्मॉल है, ओपन है। वेज प्राइसेस स्पाइरल की बात की कि जैसे ही हमारी मनी सप्लाई में चेंज आएगा वैसे ही हमारे आउटपुट में इनपुट में चेंज आएगा, वैसे ही इनकम या आउटपुट बढ़ाएंगे, प्रॉफिट बढ़ेगा, तो लोग जो है लेबर्स जो है वो वेज की बात करेंगे कि आप प्राइसेस बढ़ा रहे हो तो हमारे वेज भी बढ़ाओ, तो ये वेज प्राइस स्पाइरल चलेगा। उसके बाद इन्होंने अजम्पशन की फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट की, परफेक्ट कैपिटल मोबिलिटी की, और बोला कि एक हाइब्रिड मॉडल है। शॉर्ट रन फीचर भी लिया उसने मुंडल फ्लेमिंग का, और लॉन्ग रन फीचर भी लिया फ्लेक्सिबल प्राइसेस का। शॉर्ट रन फीचर मुंडल फ्लेमिंग का मतलब प्राइस रिजिडिटी, और लॉन्ग रन फीचर फ्लेक्सिबल प्राइसेस का मतलब कि इकोनॉमी फुल एम्प्लॉयमेंट में लॉन्ग रन में है। ये दोनों फीचर इसने लेके डॉन बुश ने ओवरशूटिंग मॉडल अपना बताया लॉन्ग रन का, विद एंडोजीनियस एक्सपेक्टेशंस। उसके बाद इन्होंने बोला कि मॉनेटरी पॉलिसी का स्मॉल इकोनॉमी पे जो इम्पैक्ट है वो किस लिए है, टू एक्सप्लेन व्हाई एक्सचेंज रेट्स मूव सो शार्पली फ्रॉम डे टू डे, कि दिन प्रतिदिन हम देखते हैं कि $1 आज 60 का हो गया, फिर 70 का हो गया, फिर 80 का हो गया, क्यों बढ़ रहा है। और एक्सचेंज रेट इज सेट टू ओवरशूट विद इमीडिएट रिस्पॉन्स टू डिस्टर्बेंस इन ग्रेटर देन इट्स लॉन्ग रन रिस्पॉन्स। इमीडिएटली चीजें जो है वो चेंज हो जाती है, ओवरशूट कर जाता है, एकदम से चीजें बढ़ती हैं, वो क्यों बढ़ती हैं। ये जो है ओवरशूट मॉडल था डॉन बुश का ओवरशूटिंग मॉडल। अब इसने वही गुड मार्केट और एक्सचेंज रेट मार्केट की बात की, और क्या बोला कि शॉर्ट रन में हमारे प्राइसेस कांस्टेंट रहेंगे, मनी सप्लाई बढ़ेगी, रियल वेज बढ़ेंगे, एग्रीगेट डिमांड ज्यादा होगी एग्रीगेट सप्लाई से, लेबर की डिमांड बढ़ेगी क्योंकि हमारी एग्रीगेट डिमांड ज्यादा है, एग्रीगेट डिमांड ज्यादा होगी गुड मार्केट में, तो ये लोग आउटपुट ज्यादा बनवाएंगे, आउटपुट ज्यादा बनवाएंगे तो लेबर ज्यादा लेना पड़ेगा, लेबर ज्यादा लेना पड़ेगा तो वेजेस बढ़ेंगे, तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ेगी और प्राइसेस बढ़ेंगे। शॉर्ट रन में हमारे प्राइसेस वैसे क्या रहेंगे, कांस्टेंट। लॉन्ग रन में क्या करेगा, प्राइसेस हमारे वोलेटाइल हो जाएंगे, पहले हमारे कांस्टेंट है तो हमारे वोलेटाइल हो जाएंगे, और एलएम हमारा क्या, शॉर्ट गुड मार्केट में लॉन्ग रन में एलएम बैकवर्ड शिफ्ट करेगा। ये चीज ध्यान रखना है, यहाँ पे कंक्लूजन है सिर्फ। अब फॉरेन एक्सचेंज मार्केट में हमें क्या चाहिए, स्टेबिलिटी चाहिए, मनी सप्लाई बढ़ेगी, एलएम राइटवर्ड शिफ्ट करेगा, बीओपी वही लेस देन जीरो। देखो जैसे हमने बोला ना ये एलएम है और ये हमारा बीओपी है, एलएम राइटवर्ड शिफ्ट करेगा तो ये इक्विलिब्रियम अब यहाँ आ जाएगा, जो पहले यहाँ था वो अब नीचे आ जाएगा। और मैंने आपको बताया था कि अगर बीओपी नीचे की साइड है तो वो क्या शो कर रहा है, डेफिशिट, अगर ऊपर की साइड इक्विलिब्रियम बन रहा है तो वो एप्रिसिएशन शो कर रहा है, ठीक है, सरप्लस शो कर रहा है।
तो फॉरेन एक्सचेंज मार्केट शॉर्ट रन में हमारा पीओपी लेस देन 0, एक्सचेंज रेट्स हमारे अप्रिशिएट करेंगे, प्राइसेस हमारे वही कांस्टेंट, एक्सचेंज रेट हमारे क्या करेंगे, ओवरशूट करेंगे और ओवर डेप्रीशिएट करेंगे, डेप्रीशिएट होगी हमारी करेंसी, ठीक है। सो शॉर्ट रन इफेक्ट ग्रेटर देन होगा किससे, लॉन्ग रन से। और वही अगर हम बात करें लॉन्ग रन में, तो लॉन्ग रन में एलएम वही बैकवर्ड शिफ्ट करेगा, आईएस वापस से ओरिजिनल में चला जाएगा और शॉर्ट रन और लॉन्ग रन क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। ये सिर्फ एक कंक्लूजन है, इतना ही क्वेश्चन जो है वो आता है। नहीं समझ में आएगा दोबारा समझा दूंगी, कोई दिक्कत है नहीं उस चीज में। देखो आगे अगर हम बात करें, ये कुछ मैंने इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लिख रखे थे कि रिकार्डो और माल्थस ने क्या बोला, ट्रीट नेचर टू बी निगर्डली, एक्सपेक्टेशन ऑगमेंटेड फिलिप्स कर्व सिर्फ लॉन्ग रन में है, हार्ट्रिक का रूल, फिजिकल एंड नेचर ऑफ कैपिटल्स आर सब्स्टिट्यूटेबल, नेचुरल कैपिटल आर सब्स्टिट्यूटेबल, राइज इन मीडियन एज ऑफ पॉपुलेशन को हम क्या कहते हैं, डेमोग्राफिक एजिंग कहते हैं। कोई क्वेश्चन होगा जो मुझे नहीं आ रहा होगा, जैसे मैंने एमसीक्यू या कुछ किए होंगे तो वहां गलत वलत हुए होंगे तो मैंने लिख दिए होंगे, वही मैं आपको बता रही हूँ। अब हमारी दो चीजें रह गई, देखो एक तो हमारा रह गया फिलिप्स कर्व और एक रह गया रियल बिजनेस स्कूल, तो उसको मैं अभी थोड़ी देर में नेक्स्ट वीडियो में जो है वो कवर करा दूंगी, 3 मैराथन में ये हो जाएगी हमारी, थोड़ी सी क्लास है 63, या फिर हमारा इन्फ्लेशन, ये फिलिप्स कर्व रह गया, और हाँ कुछ चीजें रह गई, और फिर हमारी बिजनेस साइकिल है। फिलिप्स कर्व और बिजनेस साइकिल मैं आपको आज ही करवा दूंगी, शाम को ले लूंगी क्लास, ठीक है। सो थैंक यू वेरी मच एवरीवन, टेक केयर एंड बाय बाय।